इस दुनिया में आने के पहले साल मैंने सिर्फ 1 पॉइंट ताकत बढ़ाई और एक मुक्के में चट्टानों को चूर चूर कर दिया। दूसरे साल मैंने फिर ताकत बढ़ाई। मैं नंगे हाथों से बड़ी छुरी को लोहे की गेंद की तरह मरोड़ देता था। इसी काबिलियत के दम पर मुझे शहर में सिपाही की नौकरी मिल गई और राजमहल का खाना मिलने लगा। तीसरे साल ग्रेट चिन एम्पायर और उत्तर के दुश्मनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। किस्मत अच्छी थी कि मेरा कोई अपना नहीं था। जनरल मुझ जैसे अकेले लोगों से डरते थे। उन्हें लगता था कि मैं भाग भी सकता था और बगावत भी कर सकता था, इसलिए मुझे जबरदस्ती सेना में शामिल नहीं किया गया। लेकिन बदकिस्मती से मेरे कप्तान को युद्ध में भेज दिया गया। जाने से पहले कप्तान ने अपनी 10 साल की बेटी शू छिंगरान को मेरे हवाले कर दिया। उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटा। चौथे साल 4 पॉइंट ताकत वाला मैं आम इंसानों के बीच लगभग सबसे ताकतवर बन चुका था। एक दिन कुछ डाकुओं ने शहर पर हमला कर दिया, लेकिन मैं अकेले तलवार लेकर उन पर टूट पड़ा और कुछ ही पलों में 20 से ज्यादा डाकुओं को मार गिराया। बूढ़े मेयर ने मुझे अपना सक्सेसर मान लिया। पूरे शहर के लोग मुझे गार्डियन समझने लगे। बस एक छोटी समस्या अभी बाकी थी। जिन डाकुओं को मैंने मारा था उनमें एक ये यू नाम का आदमी भी था। उसका बड़ा भाई ये फेंग 2 साल पहले इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के सेक्ट में शामिल हो चुका था। कहा जाता था कि इमॉर्टल कल्टीवेटर्स बदला लेने में देर नहीं करते। अच्छी बात ये थी कि वो अभी नया डिसाइपल था। 20 साल से पहले उसे पहाड़ से नीचे आने की इजाजत नहीं मिलने वाली थी। मैंने हिसाब लगाया और राहत की सांस ली। 20 साल बाद कौन किसे मारेगा ये अभी तय नहीं था। 11वें साल 10 पॉइंट ताकत मुझे इतनी ताकत दे चुकी थी कि मेरा एक मुक्का पहाड़ों को तोड़ देता था। मुझे लगा कि ताकत में कुछ बदलाव आ रहा था, इसलिए मैंने पहली बार 1 पॉइंट लक बढ़ाने की कोशिश की। उस साल मैं जहां भी गया किस्मत मेरे साथ रही। चलते चलते पैसे मिल जाते, नदी में कांटा डालते ही मछली फंस जाती, मानो खुद लक मेरे शरीर में उतर आया था। 13वें साल 2 खबरें एक साथ आईं। बुरी खबर ये थी कि युद्ध से सूचना आई और शू छिंगरान के पिता मारे गए। छोटी लड़की रो रो कर बेहाल हो गई। अच्छी खबर ये थी कि श्वेन श्याओ सेक्ट के इमॉर्टल मास्टर नए डिसाइपल्स की तलाश में नीचे उतरे थे। उन्होंने कहा कि इस इलाके में बहुत बड़ा लक वाला इंसान मौजूद था। मुझे लगा वो इंसान मैं था, लेकिन जांच के बाद पता चला कि असली भाग्यशाली शू छिंगरान निकली। शू छिंगरान जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही मेरे हमेशा जवान रहने का राज जान चुकी थी। वो चाहती थी कि किसी दिन मेरे साथ हमेशा रह सके, इसलिए आखिर में उसने इमॉर्टल कल्टीवेटर बनने की हामी भर दी। उसकी सिर्फ एक ही शर्त थी, वो मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। लेकिन इमॉर्टल मास्टर ने मेरे शरीर की जांच करने के बाद सिर्फ 4 शब्द बोले। मेरे अंदर स्पिरिचुअल रूट नहीं थी। मुझे सेक्ट में ले जाना सिर्फ बोझ बढ़ाने जैसा था। मुझे सीधे मना कर दिया गया। मुआवजे के तौर पर इमॉर्टल मास्टर ने मुझे एक चीज चुनने का मौका दिया। मैंने कोई डिवाइन वेपन नहीं मांगा। मैंने सिर्फ ऐसा कल्टीवेशन आर्ट मांगा जो उम्र के बदले पावर्स देता हो। इमॉर्टल मास्टर मुझे ऐसे देखने लगे जैसे उनके सामने कोई बेवकूफ खड़ा हो। फिर भी उन्होंने मुझे एक किताब फेंक दी। उसका नाम गुइशी आर्ट था। साथ में 2 स्पिरिचुअल एग्स भी दिए। उस किताब में लिखा था 300 साल में गोल्डन कोर, 3000 साल में ग्रेट पावर और 30,000 साल में दुनिया में अनबीटेबल। सबसे खास बात ये थी कि वो 3 गुना उम्र जलाकर 3 गुना तेज कल्टीवेशन भी कर सकती थी। ये आर्ट मानो सिर्फ मेरे लिए बनाई गई थी। दूसरों को जहाँ 300 साल लगते, मुझे सिर्फ 100 साल चाहिए थे। समय तेजी से बीत गया। 10 साल बाद बूढ़ा मेयर रिटायर हो गया और मैं नया मेयर बन गया। उस समय मेरी हालत काफी डरावनी हो चुकी थी। ताकत 20 पॉइंट, भाग्य 6 पॉइंट। मैं पेड़ की पत्ती फेंककर 50 मीटर दूर चट्टान में छेद कर देता था। ऊंचे लक के असर से गुइशी आर्ट भी बदलकर ग्रेट गुइशी आर्ट बन गई। धीरे धीरे मेरा नाम फैलने लगा। दुनिया भर से अजीब लोग मेरे पास आने लगे। कहीं पूरा परिवार खो चुका अनाथ, कहीं टूटी सगाई वाला टैलेंटेड लड़का, कहीं टूटी नसों वाला बेकार युवक। हर कोई किसी कहानी के मेन कैरेक्टर जैसा दिखता था। सब मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझे मास्टर बनाने की विनती करते रहे, लेकिन मैंने हर किसी को मना कर दिया। मैं अच्छी तरह जानता था कि ऐसे लोगों के पीछे हमेशा मुसीबत और दुश्मनी लगी रहती थी। एक को डिसाइपल बना लिया तो जिंदगी भर चैन नहीं मिलता। ये लोग जाने को तैयार नहीं हुए और शहर में ही बस गए। धीरे धीरे शांत गांतांग सिटी एक छोटे मार्शल आर्ट वर्ल्ड में बदल गया। एक दिन किसी ने मेरी ताकत जांचने के लिए जानबूझकर मेरे इलाके में गैंग फाइट करवा दी। मैं चाय खाने में बैठा रहा। उठने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ उंगली से चाय की एक बूंद उठाई और उसे उछाल दिया। वो बूंद तोप के गोले की तरह निकली और उकसाने वाले आदमी को कई दर्जन मीटर दूर फेंक दिया। आधी सड़क टूट गई। सब लोग डर से कांप उठे। इसके बाद असली जिम्मेदार सामने आया। वो ग्रेट चिन एम्पायर के जेनवू विभाग का जनरल था। वो मुझे देश बचाने के लिए बुलाने आया था। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या ग्रेट चिन में कोई दूसरा इमॉर्टल कल्टीवेटर नहीं बचा? क्योंकि जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था तब मैंने
अपनी आंखों से एक इमॉर्टल कल्टीवेटर को आसमान से उतरकर एक हथेली में पूरा शहर मिटाते देखा था। उसी वजह से मैंने छिपकर ताकत बढ़ाने का फैसला किया था। अब अचानक ऐसा कैसे हो गया कि इस्तेमाल लायक कोई नहीं बचा। जनरल ने बताया कि एक और इमॉर्टल कल्टीवेटर था, लेकिन वो वर्षों पहले क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन में चला गया और दुनिया के मामलों से रिश्ता तोड़ चुका था। अब उम्मीद सिर्फ मुझसे थी। उसकी बातों से मुझे पता चला कि ये दुनिया असली इमॉर्टल वर्ल्ड नहीं थी। असली कल्टीवेशन वर्ल्ड स्पिरिचुअल रियल्म में था। अगर वहाँ के कल्टीवेटर्स जबरदस्ती इस दुनिया में उतरते तो हेवनली रूल्स उनकी ताकत दबा देते थे। इसी वजह से बहुत कम लोग नीचे आते थे। ये सुनकर मुझे राहत मिली। मतलब इस दुनिया में सच में ताकतवर लोग ज्यादा नहीं थे। अगर मैं कुछ हजार साल और छिपा रहा तो दुनिया में सबसे ताकतवर बन सकता था। जहाँ तक युद्ध में जाने की बात थी, मैंने तुरंत मना कर दिया। मैं सीधे गायब हो गया। युद्ध बहुत खतरनाक था। मैं हर हाल में उससे दूर रहना चाहता था। कुछ दिनों बाद शहर में अचानक कई सूखी लाशें मिलने लगी। ऐसी घटना कई साल पहले भी हुई थी। मुझे याद था कि उस समय एक युनदाओ मास्टर ने इस मामले को संभाला था, लेकिन इस बार वो खुद नहीं आए। आखिर में सिर्फ उनकी लाश और एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था कि पहाड़ों में एक विशाल सांप छिपा था जो ड्रैगन बनने वाला था। वो इंसानों को मारकर कल्टीवेशन कर रहा था। मैंने चिट्ठी पढ़ने के बाद आसपास खड़े लोगों से पूछा कि क्या किसी ने कई दर्जन मीटर लंबे घायल सांप को देखा था। कुछ ही देर बाद पहाड़ों के अंदर मुझे वो विशाल सांप मिल गया। वो मरने की हालत में पड़ा था। विशाल सांप गुस्से में दहाड़ते हुए बोला कि उसे बस कुछ और इंसानों की जरूरत थी और फिर वो ड्रैगन बन जाता। उसने कहा कि मैंने उसका इमॉर्टल रास्ता बर्बाद कर दिया और मुझे हेवनली पनिशमेंट मिलेगी। मैंने सीधे जवाब दिया कि मैं इस दुनिया का इंसान नहीं था। इस दुनिया के रूल्स मुझ पर काम करेंगे या नहीं, ये भी पक्का नहीं था। इतना बोलने के बाद मैंने एक और मुक्का मारा और उसी जगह उस सांप दानव को खत्म कर दिया। ऊंचे लक के असर से मुझे उसके शरीर से ड्रैगन एनर्जी की एक धारा मिली। उसके बाद मेरे पास दूर से हमला करने की नई ताकत आ गई। उस समय मुझे अपनी असली ताकत का अंदाजा हुआ। शायद मैं पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक बन चुका था। जब लोगों ने देखा कि पूरा पहाड़ गायब हो गया तो सबको शक हुआ कि ये काम मैंने किया था। उसके बाद लोगों ने मुझे नया नाम दिया, हाफ स्टेप अनबीटेबल। सिर्फ हाफ स्टेप इसलिए क्योंकि किसी ने मुझे असली इमॉर्टल कल्टीवेटर्स से लड़ते नहीं देखा था। उस घटना के बाद गांतांग सिटी में और भी ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट आने लगे। धीरे धीरे उस जगह का नाम ही बदलकर छोटा मार्शल वर्ल्ड रख दिया गया। लेकिन इन सब चीजों से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं फिर कई दशकों तक क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन में चला गया। बाहर की दुनिया तेजी से बदलती रही। महान शिंग एम्पायर में नया सम्राट गद्दी पर बैठ गया। उसी समय छोटे मार्शल वर्ल्ड पर असली मुसीबत आ गई। 30 साल पहले इमॉर्टल सेक्ट में शामिल हुआ ये फेंग वापस लौट आया था। 30 साल पहले गरीब और कमजोर रहा ये फेंग अब असली इमॉर्टल कल्टीवेटर बन चुका था। इस बार वो अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेने आया था, खासतौर पर तब जब उसने अपनी ताकत से छोटे मार्शल वर्ल्ड के 4 बड़े सेक्ट लीडर्स को डरा दिया। उसके बाद उसे पता चला कि शहर में मेरे जैसा इंसान भी छिपा था जो पहाड़ तोड़ सकता था और नदियां काट सकता था। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके भाई को मारने वाला शायद मैं ही था। जहाँ तक मेरी ताकत की बात थी, उसे बिल्कुल डर नहीं लगा क्योंकि पहाड़ तोड़ने जैसा काम वो खुद भी कर सकता था। आखिर में चारों सेक्ट लीडर्स मजबूरी में मेरे घर आए और मुझे क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन से बाहर बुलाया। कई साल बाद पहली बार मेरा सामना असली इमॉर्टल कल्टीवेटर से होने वाला था। लेकिन ये खबर सुनकर मैं बिल्कुल नहीं घबराया। आखिर सामने वाला खुद चलकर आया था। पहले 2 मुक्के मारकर देख लेना गलत नहीं था। अगर वो बच गया तब उसे बाहर फेंक देता। इस दुनिया में आए कई दशक बीत चुके थे। मेरी ताकत अब 35 पॉइंट तक पहुंच चुकी थी। मेरी असली ताकत आम इमॉर्टल कल्टीवेटर्स से बहुत आगे निकल चुकी थी। आसमान में उड़ते हुए ये फेंग को देखकर भी मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। ये फेंग ठंडी नजरों से नीचे खड़े लोगों को देख रहा था। उसने कहा कि अगर किसी ने मुझे नहीं मारा तो वो वहाँ मौजूद सब लोगों को खत्म कर देगा। उसकी नजर में आम इंसान चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे। ये फेंग ने ज्यादा बकवास नहीं की। उसने हाथ उठाया और सीधे उड़ती तलवारों से हमला कर दिया। चारों तरफ मौजूद लोग डर से कांप उठे, लेकिन मैंने सिर्फ 2 उंगलियां उठाई और बड़ी आसानी से उसकी उड़ती तलवार पकड़ ली। उसके बाद मैंने उंगलियों से हल्का झटका दिया। भयानक पलटवार की ताकत सीधे ये फेंग पर गिरी और उसे कई 100 मीटर दूर उड़ा दिया। मैंने हल्की निराशा के साथ पूछा कि क्या यही असली इमॉर्टल कल्टीवेटर्स थे। ये बात सुनते ही ये फेंग गुस्से से पागल हो गया। उसने अपना लाइफ बाउंड ट्रेजर निकाला और आसमान में अनगिनत तलवारें छोड़ दी। वो मुझे पूरी तरह काटकर खत्म करना चाहता था, लेकिन मैंने हाथ हिलाया और सुनहरी ड्रैगन एनर्जी गरजते हुए बाहर निकली। एक पल में आसमान की सारी तलवारें टूट गईं। उसके बाद मैंने कहा कि अब उसे असली कल्टीवेशन दिखाने का समय आ गया था। मैंने दूर खड़े होकर हवा में उंगली मारी। हवा फट गई। धरती कांप उठी। भयानक झटके ने ये फेंग को उसी जगह मांस के टुकड़ों में बदल दिया। सिर्फ एक वार में उसका शरीर खत्म हो गया। आसपास खड़े सारे मार्शल आर्टिस्ट डर से सुन्न पड़ गए। सबकी रीढ़ में ठंड उतर गई। कोई सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने शांत नजरों से आसपास मौजूद लोगों को देखा और पूछा कि ये फेंग के इमॉर्टल सेक्ट के बारे में उन्हें कितना पता था। डर से कांपते हुए एक आदमी ने बताया कि ये फेंग श्वेन्हे सेक्ट का डिसाइपल था। कल्टीवेशन शुरू करने से पहले
पहले भी वो कई बुरे काम कर चुका था, लेकिन फिर भी उसे सेक्ट में जगह मिल गई। उस आदमी ने ये भी बताया कि सेक्ट लीडर ग्रेट चिन एम्पायर में रहने वाला इकलौता इमॉर्टल कल्टीवेटर था। कहा जाता था कि वो चौथे स्तर में 100 साल से फंसा हुआ था। मैंने ठंडे चेहरे के साथ कहा कि जो सेक्ट ये फेंग जैसे इंसान को डिसाइपल बनाता था वो खुद भी अच्छा नहीं हो सकता था। उस घटना के बाद मेरी जिंदगी फिर शांत हो गई। चारों सेक्ट लीडर्स मेरे टूटे पुराने घर को नया बनवाना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। 80 साल गुजर चुके थे, पुराने जानने वाले लोग एक एक करके मर चुके थे। सिर्फ वो पुराना घर अब भी बीते दिनों की याद संभाले था। कुछ समय बाद झेंडू विभाग का वही बूढ़ा जनरल फिर मेरे पास आया। जो आदमी पहले जोश से भरा रहता था अब सफेद बालों वाला बूढ़ा बन चुका था। मैंने उसे देखकर पूछा कि क्या युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ था। बूढ़े जनरल ने भारी आवाज में बताया कि पुराने सम्राट की मौत के बाद नया शासक गद्दी पर बैठ चुका था। दरबार में अफरा तफरी फैल चुकी थी। फर्स्ट डिफेंस लाइन टूट गई थी। अब सिर्फ बड़ी राजकुमारी लियू रुयान ही सेना संभाल रही थी। वो खुद युद्ध भूमि में उतरकर मुश्किल से दूसरी डिफेंस लाइन बचा रही थी। उसने कहा कि ग्रेट चिन के पास अब इस्तेमाल करने लायक कोई जनरल नहीं बचा था। इमॉर्टल सेक्ट से भी कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। अब उम्मीद सिर्फ मुझसे थी। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या ग्रेट चिन में सारे जनरल मर चुके थे जो एक औरत को युद्ध में उतरना पड़ रहा था। मैं उसे मना करने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक गया। बूढ़े आदमी को लगा कि मैं फिर इनकार करने वाला था। उसने जल्दी से बताया कि लियू रुयान भले औरत थी, लेकिन उसमें पुराने सम्राट जैसी हिम्मत थी। उसने कहा था कि अगर ग्रेट चिन हार गया तो उत्तर के दुश्मन पूरे देश के लोगों को खून के गुलाम बना देंगे। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया कि मैंने अभी तक मना नहीं किया था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि सारे जनरल मरने के बाद एक औरत का अकेले युद्ध संभालना सही नहीं लग रहा था। अगर मैं मदद करता तो शायद युद्ध खत्म हो सकता था। इसके बाद मैंने पूछा कि युद्ध भूमि कहाँ थी। बूढ़े आदमी ने बताया कि युद्ध भूमि यहाँ से 3000 लीग दूर था। उसकी बात खत्म होते ही मैंने टोपी पहन ली। मैंने उसे वापस जाने के लिए कहा। अगले ही पल भयंकर तूफान उठा। बूढ़ा आदमी आंख तक नहीं खोल पाया। जब उसने दोबारा देखा तब कमरे में मेरा कोई निशान नहीं था। सिर्फ जमीन पर 2 गहरे पैरों के निशान बचे थे। 3000 माइल दूर दुआनशिया दर्रे की युद्ध भूमि पर उस समय लाशें बिखरी पड़ी थी। टूटी हुई ड्रैगन फ्लैग के नीचे बड़ी राजकुमारी लियू रुयान खड़ी थी। उसका चांदी जैसा कवच पूरी तरह खून से लाल हो चुका था। उस समय वो ग्रेट चिन राजघराने की आखिरी इज्जत थी। शहर के बाहर हजारों सैनिक हमला करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन असली खतरा आसमान में मौजूद था। वहाँ खून जैसे लाल कपड़े पहना एक बूढ़ा आदमी हवा में तैर रहा था। उसके पैरों के नीचे विशाल सफेद हड्डियों से बना मैजिकल ट्रेजर था। उसके हाथ में लाखों आत्माओं वाला झंडा लहरा रहा था। अनगिनत चीखती आत्माएं उस झंडे के अंदर तड़प रही थी। बूढ़ा आदमी डरावनी हंसी के साथ बोला कि वो छियू सेक्ट का एल्डर था। उसने कहा कि लियू रुयान में कल्टीवेशन की अच्छी क्षमता थी। अगर वो उसकी डिसाइपल बन जाती तो शायद ग्रेट चिन राजघराने की कुछ संतानों को जिंदा छोड़ दिया जाता, वरना आज पूरा शहर काटकर आत्माओं में बदल दिया जाता। लियू रुयान ने गुस्से में जवाब दिया कि ग्रेट चिन की राजकुमारियां युद्ध में मरना जानती थी, दुश्मन के सामने झुकना नहीं। उसकी बात सुनते ही बूढ़ा आदमी ठंडी हंसी हंस पड़ा। उसने हाथ में पकड़ा सोल फ्लैग जोर से लहराया। अचानक काली हवा गरजने लगी। अनगिनत काली आत्माएं मिलकर एक विशाल घोस्टली क्लॉ में बदल गईं और शहर की दीवार पर टूट पड़ी। ये हमला उसकी पूरी ताकत वाला वार था। आम इंसानी सेना उस हमले के सामने एक पल में कीचड़ बन जाती। लियू रुयान ने निराश होकर आंखें बंद कर ली। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इमॉर्टल कल्टीवेटर्स खुद इंसानों के युद्ध में उतर आएंगे। जब सब खत्म होने वाला था तभी आसमान से अचानक तेज आवाज गूंजी। सब लोगों ने ऊपर देखा। एक हरी रोशनी उल्का की तरह आसमान चीरते हुए नीचे गिर रही थी। उस रोशनी में कोई मैजिकल आर्ट नहीं थी, सिर्फ बेहद खतरनाक शारीरिक ताकत थी। वो हरी रोशनी सीधे उस विशाल घोस्टली क्लॉ से टकराई। अगले ही पल पूरा पंजा टूटकर काले धुएं में बदल गया। लेकिन वो रोशनी रुकी नहीं। वो सीधे शहर की दीवार के सामने जमीन पर आ गिरी। धरती जोर से कांप उठी। भयानक झटके ने हजारों दुश्मन सैनिकों और घोड़ों को हवा में उछाल दिया। पूरा युद्ध क्षेत्र कुछ पल के लिए शांत हो गया। दुश्मन सेना हो या शहर के सैनिक, सब अवाक खड़े रह गए। धीरे धीरे धूल हटने लगी। जमीन पर विशाल गड्ढा बन चुका था। उस गड्ढे के बीच में धीरे धीरे खड़ा हुआ। मैंने अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और सिर पर टोपी सीधी की। फिर हल्की आवाज में कहा कि रास्ता थोड़ा ज्यादा दूर था, इसलिए उतरते समय ताकत ठीक से संभाली नहीं गई। इतना बोलने के बाद मैंने लियू रुयान की तरफ देखा और पूछा कि क्या वही यहाँ की जिम्मेदार इंसान थी। लियू रुयान कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर कांपती आवाज में पूछने लगी कि मैं किस इमॉर्टल पर्वत का इमॉर्टल मास्टर था। मैंने सीधा जवाब दिया कि मैं कोई इमॉर्टल मास्टर नहीं था। मैंने आसमान में खड़े उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कहा कि मैं सिर्फ एक छोटे सिटी का मेयर था। मुझे सुनने में आया था कि यहाँ कुछ लोग परेशानी पैदा कर रहे थे, इसलिए मैं मामला सुलझाने आया था। आसमान में खड़े बूढ़े आदमी ने तुरंत अपनी डिवाइन सेंस मेरे ऊपर डाली, लेकिन उसे मेरे शरीर में जरा भी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं हुई। वो हैरान होकर चिल्लाया कि मैं सिर्फ एक इंसान था। उसे लगा कि मैं कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट था। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि उसका हमला कैसे टूटा। लेकिन इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के दिल में
में इंसानों के लिए घमंड बहुत गहरा था। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने तुरंत मंत्र चलाया और लाल उड़ती तलवार मेरी तरफ भेज दी। वो तलवार सीधे मेरे माथे की तरफ बढ़ी। दीवार पर खड़ी लियू रुयान डर के मारे चिल्ला उठी, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। जैसे ही तलवार मेरे माथे के पास पहुंची, मैंने उंगली उठाकर हल्का झटका दिया। लोहे को काटने वाली वो स्पिरिचुअल तलवार मेरी एक उंगली से उड़ गई। सिर्फ इतना ही नहीं, भयानक पलटवार की ताकत से तलवार में दरारें फैल गई। अगले ही पल वो टुकड़ों में टूट गई। अपना लाइफ बाउंड ट्रेजर टूटते ही आसमान वाला बूढ़ा आदमी खून उगलने लगा। उसकी आंखों में डर भर गया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि इंसानी शरीर से कोई स्पिरिचुअल तलवार तोड़ सकता था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि उसकी तलवार बहुत कमजोर थी। इसके बाद मैंने हल्का झुककर जमीन पर पैर जमाया। मेरे पैरों के नीचे की धरती तुरंत टूट गई। अगले ही पल मेरा शरीर आसमान में पहुंच चुका था। ये उड़ना नहीं था, मैं सिर्फ छलांग लगाकर ऊपर पहुंचा था। बूढ़े आदमी की आंखें डर से सिकुड़ गईं। उसे बस इतना समय मिला कि वो जल्दी से स्पिरिचुअल शील्ड बना सके। वो डरते हुए बोला कि मैं उसे छोड़ दूं। उसने कहा कि वो छियू सेक्ट का इंसान था, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। मैंने सीधा मुक्का मारा। उस मुक्के में कोई तकनीक नहीं थी, सिर्फ बेहद डरावनी ताकत थी। मुक्के के दबाव से हवा सिकुड़कर हवा का गोला बन गई और उसकी शील्ड पर जा टकराई। उसकी स्पिरिचुअल शील्ड कागज की तरह फट गई। मेरा मुक्का सीधे उसके सीने के आर पार निकल गया, यहाँ तक कि उसके पीछे आसमान में 1000 मीटर लंबी खाली हवा की लाइन बन गई। मरते समय तक उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसी ताकत थी। इसके बाद मैं धीरे से शहर की दीवार पर उतर गया। मैं सीधे लियू रुयान के सामने जाकर खड़ा हो गया। दुश्मन सेना ने जब देखा कि इमॉर्टल कल्टीवेटर एक मुक्के में मारा गया, तब पूरी सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक और जनरल सब हथियार छोड़कर भागने लगे। महान चिन्ह की दीवारों पर पूरी खामोशी छा गई। सभी सैनिक डर और हैरानी से मुझे देखते रहे, लेकिन मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया। मैं सिर्फ खून से सनी लियू रुयान को देखता रहा। उसने कांपती आवाज में मुझे धन्यवाद दिया। उसने कहा कि मैंने उसकी जान भी बचाई थी और पूरे देश को भी बचा लिया था। उसने पूछा कि मेरा नाम क्या था। उसने कहा कि अगर मौका मिला तो वो पूरे एम्पायर की ताकत लगाकर मेरा एहसान चुकाना चाहती थी। मैंने हाथ हिलाकर साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि मुझे किसी बदले की जरूरत नहीं थी, मैं यहाँ सिर्फ एक बात पूछने आया था। लियू रुयान ने तुरंत कहा कि अगर उसे जवाब पता हुआ तो वो कुछ भी छिपाए बिना बता देगी। मैंने जमीन पर पड़ी उस बूढ़े आदमी की लाश की तरफ इशारा किया, फिर पूछा कि क्या छियू सेक्ट वाले आगे चलकर उसका बदला लेने आएंगे। लियू रुयान ने बताया कि छियू सेक्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड के उत्तरी हिस्से में था। उसने कहा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड और इस दुनिया के बीच नियमों की रोक थी। अगर वहाँ के कल्टीवेटर्स जबरदस्ती नीचे आते तो उनकी ताकत बहुत कम हो जाती थी। उसने पूछा कि क्या मुझे छियू सेक्ट के बदले का डर था। मैंने सिर हिलाया। इसके बाद मैंने राहत की सांस ली और कहा कि वो जगह काफी दूर थी। मैंने साफ कहा कि छोटे लोगों को मारने के बाद मुझे हमेशा बड़े लोगों के आने का डर रहता था। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी से डर लगता था। अगर यहाँ का काम खत्म हो गया था तो बेहतर था कि हम दोबारा कभी न मिले। मैं यहाँ से निकलने ही वाला था, लेकिन तभी लियू रुयान ने जल्दी से मुझे रोक लिया। उसने कहा कि ग्रेट चिन का सिंहासन खाली था। अगर मैं चाहता तो पूरा एम्पायर मेरा हो सकता था। मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया और टोपी नीचे कर ली। मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक छोटा सिटी हेड था। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। इतना बोलने के बाद मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और अंधेरी रात में गायब हो गया। गांतांग सिटी लौटने के बाद मेरी जिंदगी फिर पहले जैसी हो गई, मानो कुछ हुआ ही नहीं था। 85वें साल मेरी ताकत 40 पॉइंट तक पहुंच गई। उस समय मुझे महसूस हुआ कि सिर्फ ताकत बढ़ाने से अब फायदा कम हो रहा था। मेरा शरीर इतनी भयानक ताकत सहने में मुश्किल महसूस करने लगा। इसी वजह से मैंने अगले साल से शरीर की मजबूती बढ़ाने का फैसला किया। 90वें साल ग्रेट चिन फिर से मजबूत होने लगा। लियू रुयान अब नई महारानी बन चुकी थी। उसने पूरे देश को संभाल लिया था और चारों दिशाओं के दुश्मनों को शांत कर दिया था। राजमहल के अंदर उसने बिना नाम वाली एक पत्थर की समाधि बनवाई थी। हर महीने की पहली और 15वीं तारीख को वो वहाँ पूजा करने जाती थी। बहुत कम लोग जानते थे कि वो किसी इंसान का इंतजार कर रही थी। उस समय मैं शहर के तालाब किनारे बैठकर मछली पकड़ रहा था। इन 10 सालों में मैंने 5 पॉइंट बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाई थी। अब मेरा शरीर हाई लेवल स्पिरिचुअल वेपन जितना मजबूत हो चुका था। अगर कोई गोल्डन कोर कल्टीवेटर भी मुझे खड़े खड़े हमला करता तो शायद मेरी सिर्फ चमड़ी छिलती। 95वें साल मुझे अचानक मार्शल आर्ट लोगों के हाथ एक अधूरा मैप मिला। उस मैप में स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने वाले प्राचीन टेलीपोर्ट स्थान की जानकारी थी। मैंने एक नजर देखा और उसे किताब के नीचे दबाकर मेज का सहारा बना दिया। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। सुना था वहाँ गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स कुत्तों जितने आम थे। वहाँ हर जगह ताकतवर लोग घूमते रहते थे। इस दुनिया में मैं अनबीटेबल एंसेस्टर कहलाता था, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शायद कोई भी मुझे उंगली से मार सकता था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सिर्फ मेरे शरीर की ताकत ही वहाँ के कई ताकतवर कल्टीवेटर्स को खत्म करने के लिए काफी थी। 100वें साल गांतांग सिटी के बूढ़े
बूढ़े लोग एक एक करके दुनिया छोड़ते गए। धीरे धीरे मैं शहर का सबसे बूढ़ा इंसान बन गया, लेकिन मेरा चेहरा अब भी 20 साल के युवक जैसा था। लोगों को शक न हो इसलिए मैंने भेष बदलने की स्किल से खुद पर मूंछें बना ली और खुद को मिडिल एज आदमी जैसा दिखाने लगा। उसी साल शहर में बेहद खूबसूरत और शाही कपड़े पहनी एक औरत आई। मैंने उसे पहली नजर में पहचान लिया। वो लियू रुयान थी। 20 साल गुजर चुके थे। उसके चेहरे पर समय के निशान दिखाई देने लगे थे। उसे पता था कि मुझे परेशानी पसंद नहीं थी। इसी वजह से उसने पूरे 20 साल तक मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब वो महारानी का पद छोड़ चुकी थी। राज सिंहासन छोड़ने के बाद वो अकेली यहाँ चली आई थी। उसने दरवाजे पर खड़े होकर धीरे से पूछा कि क्या उसे एक कप चाय मिल सकती थी। मैंने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। चाय अभी अभी बनी थी। उसने पुराने समय की बात नहीं छेड़ी। मैंने भी उस युद्ध वाली घटना का जिक्र नहीं किया। हम दोनों पुराने दोस्तों की तरह बैठकर बातें करते रहे। हमने शहर की फसल की बात की, पड़ोसियों की छोटी मोटी बातों पर हंसी की। उस पल वो ग्रेट महारानी नहीं थी और मैं भी कोई रहस्यमयी ताकतवर इंसान नहीं था। उस समय हम सिर्फ दुनिया में जी रहे दो साधारण इंसानों जैसे थे। कुछ समय बाद लियू रुयान शहर में ही बस गई। उसने मेरे घर के पास छोटा सा आंगन खरीद लिया। वो हर दिन फूल उगाती और पौधों की देखभाल करती। कभी कभी मेरे घर आकर खाना भी खा लेती। उसने कभी मेरे कल्टीवेशन के बारे में नहीं पूछा। मैंने भी कभी राजमहल की बातें नहीं छेड़ी। धीरे धीरे शहर के लोग कहने लगे कि बूढ़े सिटी हेड की जिंदगी में आखिरकार प्यार आ गया था। मैं सिर्फ मुस्कुराता रहा। न मैंने इनकार किया और न ही कुछ माना, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि इंसानों की पूरी जिंदगी मेरे लिए बहुत छोटी थी। 115वें साल मेरी ताकत 50 पॉइंट तक पहुंच गई। बॉडी स्ट्रेंथ भी 20 पॉइंट हो चुकी थी। अब मेरे शरीर की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि चलते समय भी मुझे अपनी ताकत कंट्रोल करनी पड़ती थी। उसी साल भारी बर्फबारी वाली सर्दियां आई। उस दिन पड़ोस का आंगन असामान्य रूप से शांत था। मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया। वहाँ सफेद बालों वाली लियू रुयान कुर्सी पर चुपचाप लेटी हुई थी। उसके शरीर पर मोटा फर वाला कंबल रखा था, वही कपड़ा जो उसने पहली बार मुझसे मिलने के समय पहना था। अब वो काफी पुराना हो चुका था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी धुंधली आंखों में अचानक वैसी ही चमक लौट आई जैसी कई साल पहले एक जवान लड़की की आंखों में होती थी। वो संतुष्ट आवाज में बोली कि उसने 15 साल तक मेरे साथ चाय पी थी। अब उसे कोई पछतावा नहीं था। इसके बाद उसने कांपते हाथों से अपने कपड़ों के अंदर से एक गर्म जेड निकाला। उसने कहा कि वो ग्रेट चिन राजघराने का सबसे हाई लेवल गुप्त प्रतीक था। उसने बताया कि उस समय वो सिर्फ देश बचाने के लिए युद्ध नहीं लड़ रही थी। असल वजह ये थी कि वो जानती थी कि मुझे परेशानी से नफरत थी। जब तक ग्रेट चिन मौजूद रहता तब तक छोटे मोटे लोग गांतांग सिटी को आसानी से परेशान नहीं कर सकते थे। उसने कमजोर मुस्कान के साथ कहा कि अब उसका समय खत्म हो चुका था। इस जिंदगी में मेरे साथ इतने साल बिताकर वो पूरी तरह संतुष्ट थी। बर्फ गिरती रही। उसी बर्फ के बीच ग्रेट चिन की वो मशहूर महारानी मुस्कुराते हुए हमेशा के लिए आंखें बंद कर गई। मैं लंबे समय तक बर्फ में खड़ा रहा। आखिर में मैंने उसकी कब्र के सामने एक कप गर्म चाय रख दी। मैंने धीरे से कहा कि अगले जन्म में उसे राजघराने में पैदा नहीं होना चाहिए था और न ही किसी लंबे जीवन वाले इंसान से मिलना चाहिए था। उसे किसी ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी बितानी चाहिए थी जिससे वो सच में प्यार करती थी। 120वें साल मुझे फिर वही अजीब बेचैनी महसूस हुई, लेकिन इस बार वो डर नहीं था। मुझे साफ महसूस होने लगा कि ये दुनिया मुझे ठुकराने लगी थी। मेरी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि मेरी हर सांस आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को हिला देती थी। मुझे पहले से भी ज्यादा सावधानी से अपनी ऑरा छिपानी पड़ रही थी। मैं हर दिन उसी टूटी मेज के सामने बैठा रहता और खाली नजरों से सोचता रहता। फिर एक दिन आसमान सचमुच फट गया। गांतांग सिटी के ऊपर का आसमान टूटे हुए शीशे की तरह बिखर गया। उसके बीच एक विशाल काला भंवर दिखाई देने लगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे इस दुनिया की इच्छा खुद मुझे बाहर निकालती महसूस हो रही थी। ये दुनिया अब मुझे संभाल नहीं पा रही थी। आसमान से सफेद रोशनी की धाराएं नीचे उतरने लगी। चाहे मैं चाहता या नहीं, ये दुनिया मुझे बाहर भेजने वाली थी। मैंने हल्की सांस छोड़ी और कहा कि शायद अब जगह बदलने का समय आ चुका था। मैंने पीछे मुड़कर गांतांग सिटी को देखा। इस जगह में मेरी 120 साल की यादें बसी हुई थी। मैं घर के अंदर गया और मेज के नीचे दबा पुराना अधूरा मैप बाहर निकाला। फिर लियू रुयान की छोड़ी हुई जेड भी साथ रख ली। मैंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे जल्दी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं खुद जा रहा था। इसके बाद मैंने हवा में कदम रखा और सीधा उस फटी हुई दरार की तरफ बढ़ गया। इस दुनिया से निकलने से पहले मैंने आखिरी बार गांतांग सिटी की तरफ देखा। फिर उंगली उठाकर हल्का इशारा किया। नरम सुनहरी रोशनी पूरे सिटी को ढक गई। मैंने 5 पॉइंट लग खर्च करके पूरे शहर के लिए 100 साल की शांति और अच्छी किस्मत छोड़ दी। मैंने कहा कि यही मेरी आखिरी भेंट थी। अगले ही पल रोशनी चमकी और मेरा शरीर पूरी तरह गायब हो गया। गांतांग सिटी के लोग जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। शहर के बाहर पत्थर की पट्टी पर बाद में कुछ शब्द खुद उभर आए। उस जगह का नाम इमॉर्टल लेस सिटी रखा गया। मेरी आंखों के सामने लगातार अलग अलग दृश्य बदलते रहे। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तब आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी घनी थी कि सांस लेना तक मुश्किल लग रहा था। मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड पहुंच चुका था। ये इमॉर्टल कल्टीवेटर्स की पवित्र भूमि थी, लेकिन साथ ही कमजोर लोगों के लिए नरक जैसी जगह भी थी। मैं एक
विशाल एसेंशन प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। चारों तरफ अलग अलग कपड़े पहने कल्टीवेटर्स जमा थे, लेकिन जैसे ही सबकी नजर मुझ पर पड़ी पूरा माहौल अजीब हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से जरा भी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। मैंने जानबूझकर थोड़ा घबराया हुआ चेहरा बनाया और धीरे से पूछा कि क्या किसी को छियू सेक्ट का रास्ता पता था। मेरी बात सुनते ही आसपास खड़े कल्टीवेटर्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, फिर सब जोर जोर से हंसने लगे। एक आदमी ने हंसते हुए कहा कि छियू सेक्ट उत्तर के सबसे खतरनाक डेमोनिक सेक्ट्स में से एक था। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं तो कल्टीवेशन की शुरुआती स्टेज तक में नहीं पहुंचा था, ऐसा इंसान वहां जाने की सोच भी कैसे सकता था। दूसरे आदमी ने कहा कि शायद मैंने नीचे की दुनिया में छियू सेक्ट के किसी दूत को नाराज कर दिया था और अब मजबूरी में यहाँ भेजा गया था, लेकिन मैंने उनकी हंसी पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने सामान में से सोने का एक टुकड़ा निकाला और सबसे जोर से हंस रहे मोटे कल्टीवेटर को दे दिया। फिर उससे उत्तर दिशा बताने के लिए कहा। मोटा कल्टीवेटर पहले तो सोना देखकर नाक सिकोड़ने लगा, लेकिन आखिर में उसने हाथ उठाकर दिशा दिखा दी। उसने कहा कि उत्तर की तरफ 30,000 ली दूर सबसे ज्यादा काली एनर्जी वाला इलाका ही छियू सेक्ट था। उसने मुझे समझाया कि वहाँ के लोग जिंदा इंसानों की सोल निकालकर कल्टीवेशन करते थे। अगर मैं वहाँ गया तो शायद पूरा शरीर भी नहीं बचता। मैंने बहुत गंभीर चेहरे के साथ उसका धन्यवाद किया, फिर कहा कि मैं सलाह मानने वाला इंसान था, काम खत्म होते ही वापस लौट आता। इतना बोलने के बाद मैं उत्तर दिशा की तरफ मुड़ा, फिर मैंने हल्का झुककर जमीन पर ताकत लगाई। अगले ही पल पूरा एसेंशन प्लेटफॉर्म जोरदार धमाके के साथ टूट गया। वो प्लेटफॉर्म हजारों साल पुराने डिवाइन पत्थरों से बना था। कहा जाता था कि बड़े से बड़ा कल्टीवेटर भी उसे हिला नहीं सकता था, लेकिन मेरे पैरों के नीचे वो कांच की तरह बिखर गया। भयानक हवा का तूफान उठ गया। जब लोग संभलकर दोबारा खड़े हुए तब तक मैं वहां से गायब हो चुका था। आसमान में सिर्फ खाली हवा की लंबी लाइन बची थी। सब लोग डर के मारे जमे रह गए। वो मोटा कल्टीवेटर कांपते हाथों से मेरा दिया हुआ सोना पकड़े खड़ा था। उसके पैर डर से कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सा मॉन्स्टर था। 30,000 माइल की दूरी आम कल्टीवेटर्स के लिए कई दिनों का सफर थी, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ कुछ बड़ी छलांगों का मामला था। आधे घंटे बाद मैं उत्तर के काले पहाड़ों तक पहुंच गया। पूरा इलाका घने काले धुएं और भयानक एनर्जी से भरा था। छियू सेक्ट का मुख्य पर्वत उसी जगह मौजूद था। मुख्य भवन के अंदर उस समय छियू सेक्ट का लीडर ब्लडमिंग एंसेस्टर गुस्से में चिल्ला रहा था। वो अपने आदमियों को निकम्मा कहकर डांट रहा था। उसने कहा कि पूरे 80 साल गुजर चुके थे, लेकिन नीचे की दुनिया वाला सिटी हेड अब तक नहीं मिला था। उसने याद दिलाया कि मैंने एक मुक्के में उनके 9वें एल्डर का लाइफ बाउंड ट्रेजर और शरीर दोनों तोड़ दिए थे। उस घटना की वजह से छियू सेक्ट की नीचे की दुनिया में पूरी इज्जत खत्म हो गई थी। उसने कहा कि अगर बदला नहीं लिया गया तो छियू सेक्ट पूरी तरह मजाक बन जाता। नीचे खड़े सभी एल्डर्स डर के मारे चुप थे। आखिर में सबसे बड़े एल्डर ने कांपती आवाज में समझाया कि नीचे की दुनिया पर हेवनली प्रेशर बहुत ज्यादा था। अगर ज्यादा ताकतवर कल्टीवेटर्स नीचे उतरते तो उन पर बिजली गिर जाती। इसी वजह से इतने सालों में भी मेरा पता नहीं चल पाया था। ब्लडमिंग एंसेस्टर और ज्यादा गुस्सा होने ही वाला था, लेकिन तभी आसमान से तेज हरी रोशनी गिरती दिखाई दी। वो रोशनी सीधे मुख्य भवन के सामने सफेद पत्थर वाले मैदान पर आ गिरी। पूरा पहाड़ जोर से कांप उठा। अनगिनत इमारतें झटके से टूट गईं। हर तरफ चीखें गूंजने लगी। ब्लडमिंग एंसेस्टर तुरंत बाकी लोगों के साथ बाहर भागा। सबने देखा कि मैदान के बीच विशाल गड्ढा बन चुका था। धूल धीरे धीरे हट रही थी। उस धुएं के बीच एक आदमी पुरानी टोपी पहने आराम से अपने कपड़ों की धूल झाड़ रहा था। ब्लडमिंग एंसेस्टर ने तुरंत अपनी डिवाइन सेंस मेरे ऊपर डाली, लेकिन उसे मेरे शरीर में जरा भी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं हुई। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि बिना एनर्जी वाला इंसान ऐसा कैसे कर सकता था। उसने जोर से पूछा कि मैं कौन था और छियू सेक्ट में क्यों घुस आया था। मैंने टोपी सीधी की और शांत नजरों से सबको देखा। फिर मैंने कहा कि मैं गांतांग सिटी का सिटी हेड था। मेरी बात सुनते ही पूरा माहौल शांत हो गया। ब्लडमिंग एंसेस्टर की आंखें फैल गईं। उसे तुरंत समझ आ गया कि मैं वही इंसान था जिसे वो 80 साल से ढूंढ रहा था। उसने गुस्से में मुझे नीचे की दुनिया वाला पागल बॉडी कल्टीवेटर कहा। मैंने आराम से सिर हिलाया, फिर कहा कि मैंने सुना था कि वो लोग मुझे 80 साल से ढूंढ रहे थे। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी से नफरत थी। इसी वजह से एसेंशन के पहले दिन मैं खुद यहाँ आ गया था। मैंने साफ कहा कि मैं सारी परेशानी एक बार में खत्म करना चाहता था। मेरी बात सुनते ही ब्लडमिंग एंसेस्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में खून जैसा इरादा भर गया। उसने चिल्लाकर कहा कि नीचे की दुनिया में वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, लेकिन अब ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड था। यहाँ वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर था। उसने तुरंत सारे एल्डर्स को आदेश दिया कि 10,000 सोल डिवोरिंग फॉर्मेशन तैयार किया जाए। उसने कहा कि मुझे पकड़कर मेरी सोल को हमेशा के लिए दीपक में जलाया जाता। उसकी आवाज खत्म होते ही दर्जनों एल्डर्स एक साथ हरकत में आ गए। आसमान काली एनर्जी से भर गया। अनगिनत सोल्स पूरे आसमान में फैल गईं। हर दिशा से डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। पूरे सेक्ट की ताकत एक साथ मेरे ऊपर टूट पड़ी, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। मैंने बचने की कोशिश भी नहीं की। मैंने सिर्फ गहरी सांस ली और धीरे धीरे दाहिना हाथ उठाया। उस समय मेरी ताकत 50 पॉइंट थी। लक 11 पॉइंट तक पहुंच चुका था। मैंने धीरे से मुट्ठी बांधी।
बांधी, फिर एक मुक्का आगे मार दिया। उस मुक्के में कोई रोशनी नहीं थी, कोई नियम की शक्ति नहीं थी, सिर्फ पूरी तरह डिस्ट्रक्शन पावर थी। हवा एक पल में इतनी ज्यादा दब गई कि भयानक विस्फोट हुआ। सफेद रंग की विशाल हवा की लहर सीधे सामने की तरफ फट पड़ी। दर्जनों एल्डर्स चीखने तक का मौका नहीं पा सके। उनके शरीर उसी पल खून की बारिश बन गए। लेकिन हवा की ताकत वहां भी नहीं रुकी, वो सीधे ब्लडमिंग एंसेस्टर की तरफ बढ़ती चली गई। एक मुक्के के बाद सब शांत हो गया। छियू सेक्ट का मुख्य पर्वत पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी जगह कई 100 माइल लंबी विशाल खाई बन गई थी। मैंने पीछे मुड़कर उस जगह को देखा भी नहीं। मैं आराम से पहाड़ से नीचे उतरने लगा। एसेंशन से लेकर पूरा सेक्ट खत्म करने तक मुझे सिर्फ 1 घंटा लगा था। अब नीचे की दुनिया वाली सारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अब कोई भी मुझे ढूंढने नहीं आने वाला था। मैं चलते हुए आगे की जिंदगी के बारे में सोचने लगा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एनर्जी नीचे की दुनिया से कई गुना ज्यादा थी। अगर मैं यहाँ छिपकर कल्टीवेशन करता तो मेरी ताकत और तेजी से बढ़ सकती थी। मैंने मन ही मन फैसला किया कि पहले कोई शांत इंसानी शहर ढूंढा जाता, फिर वहाँ आराम से 10,000 साल छिपकर कल्टीवेशन की जाती। जब मेरी सारी पावर्स 10,000 पॉइंट तक पहुंच जाती तब शायद मैं सच में पूरी दुनिया में अनबीटेबल बन जाता। ये सोचकर मैं हल्का मुस्कुराया और टोपी नीचे कर ली। एसेंशन प्लेटफॉर्म वाली घटना आधे दिन के अंदर आसपास के 17 शहरों में फैल गई। 3 दिन बाद छियू सेक्ट के खत्म होने की खबर पूरे उत्तर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आग की तरह फैल गई। लेकिन किसी ने इन दोनों घटनाओं को जोड़कर नहीं देखा, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं था कि नीचे की दुनिया से आया एक इंसान 1 घंटे में हजारों साल पुराने डेमोनिक सेक्ट को खत्म कर सकता था। ये बात मेरे लिए अच्छी थी। जितना कम लोग मुझ पर ध्यान देते उतना बेहतर था। छिपकर रहना ही सबसे सुरक्षित तरीका था। छियू सेक्ट खत्म करने के बाद मैंने जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी कर दी। आखिर ये नीचे की दुनिया नहीं थी, यहाँ हर जगह खतरनाक लोग मौजूद थे। मैंने फैसला किया कि यहाँ पहले चुपचाप रहना ही बेहतर था। मैं लगातार दक्षिण दिशा में चलता रहा। जहाँ भी इंसानी बस्तियां दिखती मैं उसी रास्ते से गुजरता। 7 दिन बाद मैं फेंगचियाओ सिटी नाम की छोटी जगह पहुंच गया। वो जगह पहाड़ और नदी के बीच बसी हुई थी। वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कमजोर थी। बड़े सेक्ट्स भी वहाँ कम ही आते थे। शहर में ज्यादातर शिकारी, जड़ी बूटी बेचने वाले और व्यापारी रहते थे। सबसे जरूरी बात ये थी कि वहाँ परेशानी बहुत कम थी। मैंने 2 चांदी के सिक्के देकर छोटा सा पुराना घर खरीद लिया। फिर लियू रुयान की छोड़ी हुई जेड को कमरे में टांग दिया। उस अधूरे मैप को फिर से मेज के नीचे दबा दिया। मुझे महसूस हुआ कि वो चीज मेज संभालने के लिए सच में बहुत काम की थी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आने के पहले साल मैंने ताकत नहीं बढ़ाई। इस बार मैंने 1 पॉइंट मैजिक पावर बढ़ाई। अगले ही पल मेरे शरीर के अंदर धीरे धीरे घूम रही ग्रेट गुइशी स्किल अचानक जल उठी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एनर्जी नीचे की दुनिया से कई गुना ज्यादा थी। पहली बार मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरे शरीर के अंदर असली स्पिरिचुअल सोर्स पैदा हो चुका था। वो एनर्जी बहुत कमजोर थी। शायद शुरुआती कल्टीवेटर्स भी उसे खास नहीं मानते, लेकिन मेरे लिए उसका मतलब बहुत बड़ा था, क्योंकि अब मैं सिर्फ मुक्के मारने वाला सिटी हेड नहीं रहा था। अब मैं मैजिक पावर और शरीर दोनों का कल्टीवेटर बन चुका था। दूसरे साल मैंने फिर 1 पॉइंट मैजिक पावर बढ़ाई। महान गुइशी स्किल स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एनर्जी के असर से दोबारा बदलने लगी। अब वो सिर्फ उम्र बढ़ाने वाली स्किल नहीं रही थी, वो पूरी नई कल्टीवेशन आर्ट बन गई। मैंने उसका नाम श्वेनवू इमॉर्टल लाइफ आर्ट रखा। नाम काफी भारी था, लेकिन उसका असर भी उतना ही खतरनाक था। वो सिर्फ उम्र को पावर्स में नहीं बदलती थी, वो मेरे खून, मैजिक पावर और डिवाइन सेंस को भी दबाकर मजबूत बनाती थी। सीधी बात ये थी कि अब वो मेरे छिपकर रहने के लिए और ज्यादा सही बन चुकी थी। तीसरे साल मैंने पहली बार अपनी डिवाइन सेंस फैलाने की कोशिश की। जैसे ही मेरी डिवाइन सेंस बाहर फैली, पूरा फेंगचियाओ सिटी मेरी आंखों के सामने साफ दिखाई देने लगा। मुझे पूर्वी गली की टोफू बेचने वाली विधवा दिखी जो चुपके से लोहार को पैसे दे रही थी। मुझे पश्चिमी गली का शराबी आदमी भी दिखा जो अपनी पत्नी के छिपाए पैसे निकाल रहा था। यहाँ तक कि सिटी हेड के घर का हाल भी दिखाई दे रहा। वो बूढ़ा आदमी हिसाब की किताब देखकर परेशान बैठा था। मैंने तुरंत अपनी डिवाइन सेंस वापस खींच ली। बहुत ज्यादा चीजें जानना भी परेशानी बन सकता था, लेकिन परेशानी ऐसी चीज थी जो सिर्फ चाहने से दूर नहीं होती। आधे महीने बाद फेंगचियाओ सिटी के बाहर एक खूंखार भेड़िया दानव आ गया। बूढ़ा सिटी हेड कुछ सिपाहियों को लेकर शहर के दरवाजे पर खड़ा था। डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे। मैं भी भीड़ के पीछे खड़ा था। मेरा लड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उस भेड़िया दानव ने सीधे मेरे घर की दीवार पर हमला कर दिया। एक ही काट में उसने आधी दीवार गिरा दी। मैं कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक मुक्के में उसका सिर उड़ा दिया। पूरा शहर वहीं जम गया। बूढ़ा सिटी हेड तो डर के मारे सीधे मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। मैंने उसे उठाकर समझाया कि मैं सिर्फ यहाँ से गुजरने वाला बाहरी इंसान था। लेकिन अगले दिन सुबह शहर के लोग खुद मेरे घर पहुँच गए। सब लोग मिलकर एक बड़ा बोर्ड उठाए खड़े थे। उस बोर्ड पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, कृपया सिटी हेड बन जाइए। मैं दरवाजे पर खड़ा उस बोर्ड को देखता रहा। कुछ देर तक मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सिर्फ छिपकर रहने आया था, लेकिन घूमते घूमते फिर से सिटी हेड बन चुका था। आखिर में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मेरी पहली पहचान फेंगचियाओ सिटी के नए हेड की बन गई।
ये खबर आसपास के शहरों तक फैल गई क्योंकि किसी ने पहले कभी ऐसा इंसान नहीं देखा था जो एक मुक्के में भेड़िया दानव को मार दे। फेंगचियाओ सिटी जल्दी ही मशहूर होने लगा, लेकिन नाम फैलते ही नई परेशानियां भी आने लगी। धीरे धीरे शहर में अजीब लोग आने लगे। कहीं विशाल तलवार उठाए दुखी चेहरा वाला युवक, कहीं दुश्मनों से भागती बदला लेने वाली लड़की, कहीं टूटा दांतियान लेकर 30 साल बाद वापसी की बातें करता युवक। उन सबको देखकर मेरी आंखें फड़कने लगी। मैंने उसी दिन शहर के बाहर नया बोर्ड लगवा दिया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इस सिटी में न डिसाइपल लिए जाते थे, न ब्रदरहुड बनाया जाता था, न सगाई तोड़ी जाती थी और न किसी को बेइज्जत किया जाता था। शहर के लोग उस बोर्ड को देखकर पूरी तरह उलझ गए, लेकिन सिर्फ मैं समझता था कि वो रूल्स कितने जरूरी थे। दुर्भाग्य से मेरे जैसे लोगों पर रूल्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 5वें साल एक सफेद कपड़े पहनी औरत फेंगचियाओ सिटी पहुंची। पूरा शहर उसे देखकर रुक गया क्योंकि वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके पीछे 8 बेहद ताकतवर गार्डियन चल रहे थे। शहर के मार्शल आर्ट लोग उसे देखते ही पहचान गए। वो श्वेनशियाओ सेक्ट की शू छिंगरान थी। मैं उस समय आंगन में लकड़ी काट रहा था। उसका नाम सुनते ही मेरे हाथ की कुल्हाड़ी पहली बार रुक गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। बाहर से जानी पहचानी आवाज आई। शू छिंगरान ने धीरे से पूछा कि क्या उसे एक कप चाय मिल सकती थी। मैं काफी देर तक चुप खड़ा रहा, फिर आखिर में जाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर खड़ी शू छिंगरान का चेहरा पहले जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा गहरी और थकी हुई लग रही थीं। मुझे देखते ही उसने धीमी आवाज में कहा कि वो मुझे 100 साल से ज्यादा समय से ढूंढ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर उसके पीछे खड़े 8 गार्डियंस को देखा। मैंने पूछा कि वो अकेले आने के बजाय इतने लोगों को साथ क्यों लाई थी। शू छिंगरान ने हल्की सांस लेकर कहा कि वो उन्हें साथ नहीं लाना चाहती थी, लेकिन उन लोगों का साथ आना जरूरी था। उसकी बात सुनते ही मुझे समझ आ गया कि पीछे जरूर कोई बड़ी परेशानी छिपी थी। मैंने उसे अंदर बुला लिया। पीछे खड़े 8 गार्डियन भी अंदर आना चाहते थे, लेकिन मैंने सिर्फ एक नजर उनकी तरफ डाली। अगले ही पल आंगन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। 8 गार्डियंस के चेहरे तुरंत बदल गए क्योंकि उनमें से कोई भी दोबारा दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आंगन के अंदर शू छिंगरान चुपचाप पत्थर की मेज के पास बैठ गई। मैं उसके सामने चाय बनाने लगा। उसने ये नहीं पूछा कि मैं इतने साल कैसे जिया। मैंने भी ये नहीं पूछा कि वो नीचे की दुनिया से यहाँ तक कैसे पहुंची, क्योंकि हम दोनों जानते थे कि वो सफर आसान नहीं रहा होगा। चाय बनने के बाद उसने कप हाथ में लिया, फिर धीरे से बोली कि मेरी बनाई चाय का स्वाद अब भी पहले जैसा था। मैंने मन ही मन सोचा कि पहले मुझे सिर्फ नीचे की दुनिया की परेशानियों से डर लगता था, अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की परेशानियां भी मेरे पीछे आने लगी थी। मेरी बात सुनकर शू छिंगरान हल्का हंस पड़ी। उस पल वो बिल्कुल वैसी लगी जैसी कई साल पहले मेरी बाह पकड़कर रोने वाली छोटी लड़की थी, लेकिन उसकी मुस्कान ज्यादा देर नहीं टिक सकी। थकान फिर से उसके चेहरे पर लौट आई। उसने धीरे से कहा कि इस बार वो मुझसे मदद मांगने आई थी। उसने कहा श्वेनशाओ सेक्ट में बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। जिस मास्टर ने उसे बचाया था, उसी के नए सेक्ट लीडर ने जोंगजो के डेस्टिनी हॉल के साथ मिलकर उसके शरीर की खास पावर्स इस्तेमाल करना चाहते थे। वो लोग प्राचीन कब्र खोलने की तैयारी कर रहे थे। अगर वो मना करती तो पूरे श्वेनशाओ सेक्ट का अंत हो जाता। मैं कुछ देर चुप रहा। शू छिंगरान ने पूछा कि क्या अब दरवाजा खोलने का पछतावा हो रहा था। मैंने कहा कि थोड़ा बहुत जरूर हो रहा था, लेकिन इतना भी नहीं। शू छिंगरान ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो समझ चुकी थी कि मेरा मतलब साफ था कि मुझे कोई पछतावा नहीं। तभी आंगन के बाहर से किसी की ठंडी आवाज गूंजी। बाहर खड़े लोगों ने कहा कि सेक्ट लीडर का आदेश था और शू छिंगरान को तुरंत वापस लौटना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वो किसी अज्ञात इंसान के साथ उलझी रही तो वो लोग भी नरमी नहीं दिखाएंगे। मैंने चाय की तरफ देखते हुए कहा कि लोग चाय खत्म होने से पहले ही सिर पर चढ़ने लगे थे। शू छिंगरान ने धीरे से बताया कि वो लोग काफी समय से बाहर नजर रख रहे थे। मैंने सिर हिलाया और चाय का प्याला नीचे रख दिया। मैं जानता था कि जहां वो पहुंचती वहां मुसीबत ज्यादा दूर नहीं रहती। जैसा सोचा था, तीसरे दिन दोपहर में डेस्टिनी हॉल के लोग पहुंच गए। इस बार एक काले कपड़े पहना हुआ अधेड़ आदमी आया था। उसने सीधे हमला नहीं किया क्योंकि वो श्वेनशाओ सेक्ट के एल्डर्स से ज्यादा सावधान था। वो डिफेंस सर्कल के बाहर खड़ा होकर दूर से हाथ जोड़ने लगा। उसने अपना नाम जो फेई बताया और कहा कि वो डेस्टिनी हॉल के आदेश पर आया था। उसने कहा कि वो मुझसे बात करना चाहता था। फिर उसने पूछा कि क्या मुझे पता था कि शू छिंगरान के पास डेस्टिनी कॉन्ट्रैक्ट मौजूद था। उसने कहा कि वही कॉन्ट्रैक्ट प्राचीन कब्र खोलने की चाबी था। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट शू छिंगरान का था, किसी और का नहीं। झो फेई ने पूछा कि क्या मैं सच में डेस्टिनी हॉल के खिलाफ खड़ा होना चाहता था। मैंने कहा कि पहले ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन अब वो लोग खुद मेरे दरवाजे तक आ पहुंचे थे। मेरी बात सुनकर बाहर का माहौल अचानक शांत हो गया। झो फेई को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी साफ बात करूंगा। कुछ देर बाद वो अचानक हंसने लगा। उसने घमंड से कहा कि डेस्टिनी हॉल 7 लाख सालों से झोंगझो में खड़ा था। उसने बताया कि उनके हॉल में अनगिनत ताकतवर कल्टीवेटर्स मौजूद थे। फिर उसने पूछा कि क्या मैं सच में भाग्य के खिलाफ लड़ सकता था। मैंने आसमान की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा कि पहले भी कुछ लोग ऐसी बातें बोल चुके थे, लेकिन आखिर में वो सब मर गए थे। झो फेई के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अगले ही पल उसकी आस्तीन से
3 तांबे के सिक्के उड़कर बाहर आए। वो सिक्के हवा में बड़े होते गए और पूरे इलाके को ढकने वाला एक विशाल मैजिक सर्कल बन गया। उस सर्कल के ऊपर भाग्य की अजीब शक्ति घूमने लगी। यही डेस्टिनी हॉल की असली तकनीक थी। उस शक्ति से इंसानों का भाग्य बदला जा सकता था। पूरा आसमान अचानक काला पड़ गया। कस्बे के लोगों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उनकी आत्मा शरीर से बाहर खिंच रही थी। शू छिंगरान मेरे पास आकर धीरे से बोली कि यही असली भाग्य तकनीक थी और मुझे सावधान रहना चाहिए। मैंने सिर हिलाया और अचानक हवा में मौजूद एक अदृश्य भाग्य रेखा पकड़ ली। झो फेई की आंखें डर से फैल गईं। वो भाग्य रेखा सामान्य इंसानों को दिखाई भी नहीं देती थी, लेकिन मैंने उसे रस्सी की तरह खींचकर हवा से बाहर निकाल लिया। मैंने उसे देखते हुए कहा कि यही चीज भाग्य कहलाती थी। कुछ पल देखने के बाद मुझे लगा कि वो काफी कमजोर थी। अगले ही पल मैंने हल्का सा जोर लगाया और पूरा मैजिक सर्कल वहीं टूटकर बिखर गया। झो फेई को जोरदार झटका लगा और उसके मुंह से खून निकल पड़ा। वो डर से चिल्लाने लगा कि कोई इंसान अपने हाथों से भाग्य रेखा को छू ही नहीं सकता था। मैंने हाथ झाड़ते हुए कहा कि अब मुझे समझ आ गया था कि भाग्य तकनीक और किस्मत की शक्ति कैसे काम करती थी। झो फेई का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसे एहसास हो चुका था कि मैं उसकी ताकत का सामना नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ एक नजर में उसकी तकनीक सीख रहा था। कोई इंसान पहली बार देखकर भाग्य रेखा तोड़ दे, ऐसी बात किसी मॉन्स्टर से भी आगे थी। अब उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। वो तुरंत भागने के लिए मुड़ा, लेकिन मैं अपनी जगह से उठा तक नहीं। मैंने बस उंगली से हल्का सा इशारा किया। एक अदृश्य शक्ति हवा चीरती हुई कई माइल दूर पहुंच गई। अगले ही पल झो फेई, उसकी सोल, उसकी डिफेंस तकनीक और उसके सारे खजाने हवा में फटकर राख बन गए। उस दिन के बाद पूरा फेंगचियाओ कस्बा शांत हो गया। अब कोई वहां आने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि उड़ने वाले जानवर भी उस इलाके से बचकर निकलने लगे। मुझे आखिरकार कुछ समय की शांति मिली, लेकिन मैं जानता था कि ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। मरने से पहले झो फेई खबर झोंगझो भेज चुका था। आधे महीने बाद डेस्टिनी हॉल के 3 महान फॉर्च्यून टेलर एक साथ मेरी फ्यूचर देखने बैठे। वो मेरा अतीत, मेरा भाग्य और मेरा शू छिंगरान से रिश्ता जानना चाहते थे। पहले फॉर्च्यून टेलर को सिर्फ खालीपन दिखाई दिया और उसी समय उसकी आंखों से खून निकलने लगा। दूसरा फॉर्च्यून टेलर एक शब्द तक बोल नहीं पाया और उसका शरीर वहीं फट गया। तीसरे फॉर्च्यून टेलर की हालत सबसे बुरी हुई। उसने जबरदस्ती फ्यूचर देखना जारी रखी और उसे एक पत्थर की पट्टी दिखाई दी। उस पर लिखा था कि इस जगह प्रेडिक्शन करना मना था। उसे देखते ही वो पागल हो गया। पूरा डेस्टिनी हॉल दहशत में डूब गया। हॉल लीडर ने तुरंत आदेश जारी किया। उसने कहा कि मेरे बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं करेगा, कोई मुझे छेड़ेगा नहीं और कोई मेरे करीब नहीं जाएगा। आदेश तोड़ने वाले को तुरंत हॉल से निकाल दिया जाएगा। मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा कि आखिरकार उन लोगों में कोई समझदार इंसान निकल आया था। शू छिंगरान मेरे सामने बैठी मुझे चाय भरते हुए देखती रही। मैंने बाहर डूबते सूरज की तरफ देखा। फिर उसने धीरे से पूछा कि आगे मेरा क्या इरादा था। मैंने आराम से जवाब दिया कि फिलहाल यहीं रहना था। मैंने कहा कि कुछ और साल ताकत बढ़ाने के बाद जब कोई मुझे छू भी नहीं पाएगा तब जिंदगी और आरामदायक लगेगी। शू छिंगरान ने पूछा कि फिर उसका क्या होगा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि अगर वो रहना चाहती थी तो रह सकती थी, लेकिन मैं न तो डिसाइपल लेता था और न ही कोई होली मेडन रखता था। शू छिंगरान ने पलक झपकते हुए पूछा कि फिर मैं क्या रखता था। मैंने थोड़ा सोचकर जवाब दिया कि अगर कोई मुफ्त में खाना खाने वाला बनना चाहता था तो उसमें दिक्कत नहीं थी। शू छिंगरान कुछ पल चुप रही, फिर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके बाद फेंगचियाओ कस्बे में नई अफवाह फैल गई। लोग कहने लगे कि सफेद कपड़े वाली लड़की बहुत बड़े परिवार से आई थी, लेकिन कस्बे के हेड के सामने वो बिल्कुल शांत पत्नी जैसी बन जाती थी। कुछ लोग तो मेरी किस्मत की तारीफ करने लगे। ये बातें सुनकर मेरे हाथ की चाय लगभग बाहर निकल गई। मैं पहले सफाई देना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे आलस आ गया। मैंने सोचा कि लोगों को सच बताने से बेहतर था कि वो ऐसी बेकार अफवाहें फैलाते रहें। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आए 10 साल गुजर चुके थे। मेरी ताकत 55 तक पहुंच गई थी। मेरा शरीर 25 लेवल तक मजबूत हो चुका था। मेरी मैजिक पावर भी बढ़कर 5 तक पहुंच गई थी। मेरी डिवाइन सेंस अब हजारों माइल तक फैल सकती थी। मेरा शरीर भी ऐसी अवस्था में पहुंच चुका था जिसे मैं खुद ठीक से समझ नहीं पा रहा था। एक रात मैं आंगन में मुक्के की प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने बस यूं ही आसमान की तरफ एक मुक्का मारा। हजारों माइल दूर गुजरता हुआ एक उल्का पिंड वहीं टूट गया। आसमान में फटती आग को देखकर मैं कुछ देर सोच में पड़ गया। मैंने खुद से कहा कि शायद मेरी ताकत फिर जरूरत से ज्यादा बढ़ गई थी। शू छिंगरान बरामदे में खड़ी मुझे देख रही थी। उसने कहा कि मेरी बातें कभी कभी बहुत घमंडी लगती थी। मैंने गंभीरता से सोचने के बाद जवाब दिया कि आगे से कम बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन ज्यादा समय तक शांति नहीं टिक सकी। झोंगझो से एक खबर पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फैल गई। प्राचीन कब्र समय से पहले प्रकट हो चुकी थी और उसे खोलने की चाबी में से एक शू छिंगरान का डेस्टिनी कॉन्ट्रैक्ट था। इसी के साथ डेस्टिनी हॉल, ग्रेट हीरो लैंड, वानयाओ माउंटेन और वुलियांग तलवार सेक्ट ने एक साथ इनाम घोषित कर दिया। जो भी शू छिंगरान और मेरा ठिकाना बताएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा और जो हम दोनों को पकड़ लेगा उसे पूरा इलाका इनाम में दिया जाएगा। पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड हरकत में आ गया। मैंने दीवार पर चिपका इनामी पोस्टर काफी देर तक देखा। शू छिंगरान ने पूछा कि अब क्या करना था। मैंने पोस्टर फाड़कर आग में फेंक दिया। आग की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने शांत आवाज में कहा
कि अगर वो लोग मुझे ढूंढना चाहते थे तो बेहतर था कि मैं खुद उनके पास पहुंच जाऊं। फिर मैं धीरे से उठा और कपड़ों की धूल झाड़ दी। शू छिंगरान भी तुरंत मेरे पीछे चल पड़ी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और जमीन जोरदार धमाके के साथ टूट गई। शू छिंगरान को बस इतना महसूस हुआ कि आसपास का नजारा तेजी से पीछे भागने लगा। जोंगजो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए बहुत विशाल था। सामान्य कल्टीवेटर्स पूरी जिंदगी घूमते रहते, फिर भी उसे पार नहीं कर पाते, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ कुछ छलांगों की दूरी थी। आधे घंटे बाद मैं और शू छिंगरान डेस्टिनी हॉल के मुख्य दरवाजे पर खड़े थे। वहाँ पहाड़ों की लंबी श्रृंखला फैली हुई थी। आसमान में तारे किसी मैजिक सर्कल की तरह चमक रहे थे। 99 ऊंचे मंच बादलों के ऊपर तैर रहे थे। पूरा नजारा किसी इमोर्टल लोक जैसा लग रहा था। हॉल का मुख्य दरवाजा पहले से खुला हुआ था। वहाँ कोई मैजिक सर्कल नहीं था, कोई घात लगाकर हमला करने वाला भी नहीं था। सिर्फ एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अकेले दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहा था। शू छिंगरान ने उसे देखते ही धीमी आवाज में बताया कि वो डेस्टिनी हॉल का लीडर लिन सेन था। मैंने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। मुझे वो झो फेई से काफी बेहतर लगा। कम से कम वो आते ही धमकी नहीं दे रहा था। लिन सेन ने मेरी तरफ झुककर ग्रीट किया। उसने कहा कि वो काफी समय से मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि डेस्टिनी हॉल तो भविष्य देखने में माहिर था। अगर वो लोग मुझे ढूंढ चुके थे तो फिर भागे क्यों नहीं। लिन सेन कड़वी हंसी हंस पड़ा। उसने कहा कि उसने पूरी रात प्रेडिक्शन की थी, लेकिन आखिर में उसे सिर्फ एक बात समझ आई। उसने कहा कि चाहे वो कितनी भी तेजी से भागता, फिर भी मेरे मुक्के से तेज नहीं भाग सकता था। मैंने उससे सीधा पूछा कि ये इनाम वाला फैसला आखिर किसने लिया था। लिन सेन कुछ देर चुप रहा, फिर सच बताने लगा। उसने कहा कि सबसे पहले ग्रेट हीरो लैंड के होली लॉर्ड ने ये बात उठाई थी। वानयाओ माउंटेन ने तुरंत उसका साथ दे दिया। वुलियांग स्वॉर्ड सेक्ट भी बिना सोचे मान गया। डेस्टिनी हॉल मजबूरी में इसमें शामिल हुआ था, क्योंकि सबको लगता था कि शू छिंगरान ही उस प्राचीन कब्र को खोलने की असली चाबी थी। मैंने पूछा कि असली सच क्या था। लिन सेन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत अजीब सा भाव था। उसने कहा कि शू छिंगरान सिर्फ कई चाबियों में से एक थी, लेकिन प्राचीन कब्र समय से पहले खुलने की असली वजह में था। शू छिंगरान का चेहरा तुरंत बदल गया, लेकिन मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। मैंने उसे आगे बोलने को कहा। लिन सेन ने गहरी सांस ली। उसने कहा कि उस प्राचीन कब्र में कोई खजाना नहीं छिपा था। वहाँ एक ऐसा इमोर्टल सील था जो बाहरी दुनिया से गिरकर आया था। कहानी के मुताबिक मरने से पहले उस इमोर्टल ने पूरी चांगदी सी लैंड को करप्ट कर दिया था। बाद में लिंग वर्ल्ड के कई इमोर्टल्स ने मिलकर उसे सील किया था। उसी के ऊपर वो प्राचीन कब्र बनाई गई थी। अब उसकी सील कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन लिन सेन को लग रहा था कि वहाँ मौजूद लोग खजाना नहीं, मुसीबत बाहर निकालने वाले थे। मुसीबत शब्द सुनते ही मैं थोड़ा सीरियस हो गया। मैंने पूछा कि सील कब खुलने वाली थी। लिन सेन ने बताया कि आज रात कब्र खुलने वाली थी। उस जगह का नाम चांगदी सी का गुइशु गेट था। मैंने सिर हिलाया। लिन सेन कुछ पल झिझका, फिर उसने कहा कि आज रात वहाँ बहुत बड़े लोग आने वाले थे। ग्रेट हीरो लैंड का होली लॉर्ड, वानयाओ माउंटेन का किंग, वुलियांग स्वॉर्ड सेक्ट का सेक्ट मास्टर और कई पुराने मॉन्स्टर्स वहाँ पहुँचने वाले थे। उसने कहा कि शायद वो लोग मेरे सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे, लेकिन गुइशु गेट के पीछे जो चीज थी शायद खुद उन्हें भी नहीं पता था कि वो क्या थी। मैंने शांत आवाज में कहा कि मुझे इंसानों से डर नहीं लगता था, मुझे सिर्फ अजीब चीजों से परेशानी होती थी। डेस्टिनी हॉल छोड़ने के बाद मैं और शू छिंगरान बिना रुके सीधे चांगदी सी की तरफ निकल गए। वो जगह झोंगझो के सबसे ईस्टर्न हिस्से में थी। जब हम पहुंचे तब रात उतर चुकी थी। पूरा समुद्र किसी विशाल काले कॉफिन जैसा दिख रहा था। समुद्र के बीचों बीच एक विशाल काला गेट हवा में तैर रहा था। उसकी ऊंचाई हजारों मीटर से भी ज्यादा थी। उस पर ऐसे प्राचीन सिंबल बने थे जिन्हें अब कोई पहचान नहीं सकता था। चारों दिशाओं से बड़ी पावर्स वहां पहुंच चुकी थी। ईस्ट साइड में डेस्टिनी हॉल के लोग खड़े थे, लेकिन वो बाकी लोगों से काफी दूर थे। साफ दिख रहा था कि वो सिर्फ तमाशा देखने आए थे। वेस्ट साइड में ग्रेट हीरो लैंड के लोग मौजूद थे। उनके आसपास कांटों जैसे प्लांट्स और गोल्डन लाइट फैली हुई थी। साउथ साइड में वुलियांग स्वॉर्ड सेक्ट के लोग खड़े थे। उनकी स्वॉर्ड एनर्जी इतनी शार्प थी कि समुद्र का पानी तक कट चुका था। नॉर्थ साइड में वानयाओ माउंटेन के बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आसमान में मंडरा रहे थे। उनकी डेमोनिक ऑरा चांदनी तक ढक रही थी। इसके अलावा कई अनजाने कल्टीवेटर्स, डेमोनिक पाथ वाले लोग और पुराने मॉन्स्टर्स भी अंधेरे में छिपे हुए थे। जैसे ही मैं और शू छिंगरान वहां पहुंचे, सबकी नजरें सीधे मुझ पर टिक गईं। कई लोग हैरानी से बोल उठे कि मैं सच में वहां आ गया था। एक आदमी ने ताना मारते हुए कहा कि वो देखना चाहता था कि मॉर्टल वर्ल्ड से आया इंसान आखिर कितना घमंड कर सकता था। समुद्र की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मैं सिर्फ नीचे उठती काली लहरों को देख रहा था। तभी ग्रेट हीरो लैंड की तरफ से गोल्डन लाइट आसमान में उठी। एक गोल्डन रोब पहना हुआ मिडिल एज्ड आदमी हवा में चलता हुआ बाहर आया। उसकी ऑरा सूरज जैसी चमक रही थी। उसने अपना नाम बोछांग बताया। फिर उसने कहा कि अगर मैं शू छिंगरान को सौंप दूं तो वो पुरानी बातें भूल सकता था। मैंने उसकी तरफ देखा। पूरा माहौल
माहौल शांत हो गया। फिर मैंने सीधा पूछ लिया कि वो आखिर खुद को समझ क्या रहा था। जी बोचांग के माथे की नसें उभर आईं। उसने गुस्से में पूछा कि क्या मैं सच में पूरी दुनिया का दुश्मन बनना चाहता था। मैंने सीरियस चेहरा बनाकर कुछ देर सोचा, फिर कहा कि मैं तो पहले सिर्फ बात करने आया था, लेकिन लोगों का बात करने का तरीका देखकर अब बात करने का मन नहीं बचा था। जी बोचांग गुस्से से हंस पड़ा। उसने कहा कि आज वो देखेगा कि मॉर्टल वर्ल्ड से ऊपर आया इंसान आखिर कितना ताकतवर था। उसने हाथ उठाया। अगले ही पल कांसे का एक विशाल बर्तन हवा में उभर आया। जैसे ही वो दिखाई दिया, आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी दबने लगी। समुद्र का पानी भी कई दर्जन मीटर नीचे धंस गया। अगले ही पल वो विशाल कांसे का बर्तन सीधे मेरी तरफ गिर पड़ा। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान नीचे दब गया हो, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। मैंने बस एक हाथ ऊपर उठाया और उस विशाल बर्तन को रोक लिया। जोरदार धमाके के साथ समुद्र में हजारों मीटर ऊंची लहर उठ गई, लेकिन मेरे पैर जमीन में 1 इंच भी नहीं धंसे। चारों तरफ खड़े कल्टीवेटर्स पूरी तरह सुन्न रह गए। जी बोचांग का चेहरा डर से बदल गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने उस कांसे के बर्तन को हाथ में उछाल कर देखा, फिर शांत आवाज में कहा कि चीज काफी मजबूत थी। अगले ही पल मैंने उंगलियां जोर से बंद कर दी। विशाल कांसे के बर्तन से दर्द जैसी चीख निकलने लगी। उसके ऊपर एक के बाद एक दरारें फैलने लगी। जी बोचांग के मुंह से खून निकल पड़ा। वो डर के मारे चिल्लाया कि मुझे तुरंत रुक जाना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा कांसे का बर्तन मेरे हाथों में टूटकर बिखर गया। उसके अनगिनत टुकड़े समुद्र में गिरने लगे। जी बोचांग वहीं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। मैंने टूटे हुए सबसे बड़े टुकड़े को उठाकर अपने थैले में रख लिया, फिर आराम से कहा कि बाद में इससे पानी उबालने का बर्तन बना लूंगा। भीड़ अभी तक सदमे से बाहर भी नहीं निकली थी। तभी वुलियांग स्वॉर्ड सेक्ट की तरफ से तेज तलवारों की आवाज गूंज उठी। एक बूढ़ा आदमी हजारों उड़ती तलवारों के साथ आसमान से नीचे उतरा। उसकी दाढ़ी और बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके शरीर से खतरनाक मारने वाली ऑरा निकल रही थी। उसने गुस्से में कहा कि कोई भी इंसान डिवाइन वेपन की बेइज्जती नहीं कर सकता था। फिर उसने अपना नाम शिए डिंग बताया और मुझे मरने के लिए तैयार रहने को कहा। उसने हाथ नीचे गिराया। अगले ही पल लाखों उड़ती तलवारें बारिश की तरह मेरी तरफ टूट पड़ी। पूरा रात का आसमान सफेद रोशनी से भर गया। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। फिर मैंने धीरे से 2 उंगलियां आगे बढ़ाईं। जैसे ही तलवारें मेरे करीब पहुंची, वो अचानक हवा में रुक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। अगले ही पल मैंने मुट्ठी बंद कर दी। पूरी तलवारों की धारा एक साथ सिकुड़ने लगी। लाखों उड़ती तलवारें दबकर एक विशाल लोहे की गेंद बन गई। शिए डिंग की आंखें लाल हो गई। वो दर्द से चिल्लाने लगा कि वो उसकी सारी तलवारें थीं। मैंने उंगली से हल्का सा इशारा किया। वो विशाल लोहे की गेंद उल्का की तरह वापस उसकी तरफ उड़ गई। शिए डिंग और उसके पीछे खड़े 36 तलवार कल्टीवेटर उसी समय धुएं की तरफ फट गए। पूरा तलवार सेक्ट अचानक शांत हो गया। तभी समुद्र के बीच मौजूद काला दरवाजा चमकने लगा। शू छिंगरान का चेहरा थोड़ा सफेद पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा कि दरवाजे के पीछे की चीज मुझे देख रही थी। मुझे भी वही एहसास हो चुका था। वो कोई भ्रम नहीं था। दरवाजे के पीछे सच में कोई चीज मुझे घूर रही थी। अगले ही पल पूरा काला दरवाजा जोर से कांपने लगा। एक विशाल काली जंजीर दरवाजे के अंदर से टूटकर बाहर आ गई। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। दूर खड़े लिन सेन ने डर से चिल्लाते हुए कहा कि दरवाजा खुल नहीं रहा था, बल्कि अंदर की चीज बाहर निकल रही थी। अगले ही पल दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उसके अंदर से एक सफेद हाथ बाहर निकला। वो हाथ दिखने में बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, आसपास 10,000 मील के अंदर मौजूद सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मर गई। वो सच में मर चुकी थी। अब वो बह नहीं रही थी। कोई उसे महसूस भी नहीं कर पा रहा था। एक ताकतवर कल्टीवेटर डर से चिल्लाया कि वो कोई इमॉर्टल था। अगले ही पल उस सफेद हाथ ने हल्का सा नीचे दबाया। वो ताकतवर कल्टीवेटर और उसके आसपास मौजूद सैकड़ों लोग उसी समय राख बन गए। पूरा समुद्र डर से भर गया। जो लोग कुछ देर पहले घमंड से खड़े थे, अब पागलों की तरह भाग रहे थे। कोई अपनी जान बचाने के लिए खून जला रहा था, कोई अपनी उम्र कुर्बान कर रहा था। कुछ लोग तो डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाने लगे, लेकिन किसी चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजे के अंदर की चीज धीरे धीरे बाहर आ रही थी। वो सफेद कपड़े पहना हुआ एक इंसान जैसा दिख रहा था। उसका पूरा शरीर टूटी जंजीरों से लिपटा हुआ था। उसके चेहरे पर आंखें तक नहीं थी, सिर्फ सपाट सफेद चेहरा था। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, वहां मौजूद हर इंसान को महसूस हुआ कि वो उन्हें देख रहा था। मैंने उसे देखते हुए कहा कि पहली बार मुझे अपने से भी ज्यादा मुसीबत जैसी चीज दिखाई दी थी। व्हाइट इमॉर्टल ने धीरे धीरे हाथ उठाया, फिर सीधे मेरी तरफ इशारा कर दिया। उसी पल मुझे पहली बार असली खतरा महसूस हुआ। मेरे पैरों के नीचे की जगह टूटने लगी। मेरे शरीर का खून उल्टा बहने लगा। यहाँ तक कि मेरे शरीर की इमॉर्टल स्किल भी जोर से कांपने लगी। मैंने नीचे अपनी बाह की तरफ देखा। उस पर छोटी सी दरार बन चुकी थी। मैंने शांत आवाज में कहा कि लिंग वर्ल्ड में आने के बाद पहली बार किसी ने मेरी चमड़ी तक तोड़ी थी। लेकिन व्हाइट इमॉर्टल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक कदम आगे बढ़ा। उसके कदम पड़ते ही नीचे का समुद्र भाप बनकर उड़ने लगा। सफेद रोशनी फैलते ही हजारों कल्टीवेटर बिना आवाज निकाले गायब हो गए। पूरा लिंग वर्ल्ड टूटने लगा। आसमान के बाहर एक विशाल काली दरार खुल गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वर्ल्ड फटने वाला
वाला था। मैंने ऊपर उस दरार की तरफ देखा। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि अगर इस चीज को खुला छोड़ दिया तो आगे मेरे पास आराम से रहने की जगह भी नहीं बचेगी। ये सोचकर मैंने लंबी सांस छोड़ी। मैंने कहा कि मैं तो सिर्फ समझाने आया था, लेकिन हर बार आखिर में सफाई का काम मुझे ही करना पड़ता था। शू छिंगरान मुझे देखते हुए धीरे से बोली कि अगर इस बार मैं जीत नहीं पाया तो मुझे तुरंत भाग जाना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा कि वो कैसी बातें कर रही थी। फिर मैंने शांत आवाज में कहा कि मेरा घर अभी भी फेंगचियाओ कस्बे में था। मेरी मेज के नीचे रखा टूटा कांसे का बर्तन भी वहीं पड़ा था। इतना बोलने के बाद मैं एक कदम आगे बढ़ गया। इस बार मैंने अपने शरीर की ताकत दबानी बंद कर दी। मैंने अपना खून, अपनी ताकत और अपना असली शरीर पूरी तरह खुला छोड़ दिया। जैसे ही मेरी पूरी ऑरा बाहर निकली, पूरा लिंग वर्ल्ड कांप उठा। 10,000 मील तक फैले पहाड़ और समुद्र एक साथ हिलने लगे। जो कल्टीवेटर अभी तक भाग रहे थे वो मेरी लाइफ एनर्जी के दबाव से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े। व्हाइट इमॉर्टल के शरीर पर बंधी काली जंजीरें टूटकर 9 काले ड्रैगन में बदल गईं। वो सभी सीधे मेरी तरफ झपट पड़े। मैंने पहला ड्रैगन हाथ से पकड़ लिया, फिर उसे कोड़े की तरह घुमाकर दूसरे ड्रैगन पर दे मारा। दूसरा ड्रैगन उसी समय फट गया। तीसरे ड्रैगन को मैंने पैर से कुचल दिया। चौथा ड्रैगन मेरी कमर से लिपट गया, लेकिन वो पूरी तरह कस भी नहीं पाया था कि मेरे शरीर की ताकत से वहीं टूट गया। दूर खड़े कल्टीवेटर्स के सिर सुन्न पड़ गए। कई लोग डर से चिल्लाने लगे कि कोई इंसान सिर्फ शरीर की ताकत से ऐसी जंजीरें कैसे तोड़ सकता था। व्हाइट इमॉर्टल ने समझ लिया कि सीधे ताकत से मुझे दबाना आसान नहीं था। उसने अचानक आसमान की तरफ हाथ उठाया। ऊपर मौजूद विशाल काली दरार और बड़ी हो गई। उस दरार के अंदर से अनगिनत काली परछाइयां बाहर निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग इस मौके का फायदा उठाकर लिंग वर्ल्ड में घुसना चाहते थे। लिनसेन की हालत डर से खराब हो गई। उसने कांपती आवाज में कहा कि व्हाइट इमॉर्टल वर्ल्ड का दरवाजा खोल रहा था। अगर बाहरी दुनिया का प्रदूषण अंदर आ गया तो पूरा लिंग वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। बाहरी दुनिया शब्द सुनते ही मैं कुछ पल के लिए रुक गया। फिर अचानक मुझे याद आया कि तियानमिंग हॉल के फॉर्च्यून टेलर मरने से पहले यही शब्द बोलने की कोशिश कर रहे थे। अब मुझे समझ आ गया था कि उनका मतलब क्या था। व्हाइट इमॉर्टल ने मेरी झिझक महसूस कर ली। अगले ही पल वो अचानक गायब हो गया। जब वो दोबारा दिखाई दिया तब वो सीधे शू छिंगरान के सामने खड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी सोल को पकड़ने की कोशिश की। शू छिंगरान के शरीर से तुरंत सफेद सुनहरी जंजीरें निकलने लगी। वो पूरी ताकत से व्हाइट इमॉर्टल को रोकने लगी, लेकिन उसके सामने उसकी शक्ति बहुत कमजोर थी। मेरी आंखें उसी पल ठंडी पड़ गईं। मैंने गुस्से में कहा कि वो मरना चाहता था। अगले ही पल मैं अपनी जगह से गायब हो गया। असल में मैं गायब नहीं हुआ था। मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि वहाँ मौजूद किसी इंसान की आंखें मुझे देख ही नहीं पाईं। जब मैं दोबारा दिखाई दिया तब मैं व्हाइट इमॉर्टल के पीछे खड़ा था। मेरा हाथ उसके सीने के अंदर घुसा हुआ था। पूरा वर्ल्ड फिर से शांत हो गया। व्हाइट इमॉर्टल ने धीरे से नीचे देखा। मेरे हाथ में काले रंग की धड़कती हुई गोल चीज थी। वो दिल जैसा दिख रहा था, लेकिन उसमें खून या मांस की कोई ऑरा नहीं थी। उसे पकड़ते ही पहली बार मुझे अपने हाथ में जलन महसूस हुई। वो मुझसे भी ऊंचे स्तर की पावर थी, लेकिन मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तुरंत मुट्ठी बंद कर दी। काला दिल उसी समय फट गया। व्हाइट इमॉर्टल का शरीर जोर से कांप उठा। उसके शरीर की सफेद रोशनी तेजी से टूटने लगी, लेकिन वो तुरंत नहीं मरा। उसके सपाट चेहरे पर धीरे धीरे एक दरार खुल गई। वो किसी मुंह जैसी लग रही थी। अगले ही पल एक भारी और टूटी हुई आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी। उसने कहा कि आखिरकार वो मुझसे मिल ही गया था। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने पूछा कि क्या वो मुझे जानता था। व्हाइट इमॉर्टल ने कहा कि वो मुझे नहीं जानता था, लेकिन वो मेरे जैसे लोगों को जानता था। उसकी आवाज टूटने लगी। उसका शरीर भी तेजी से बिखरने लगा। मैंने तुरंत पूछा कि उसके बाद क्या हुआ था। व्हाइट इमॉर्टल कुछ पल चुप रहा। फिर उसने आखिरी बार मुंह खोला। उसने सिर्फ 4 शब्द बोले कि मुझे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इतना बोलते ही उसका शरीर सफेद रोशनी बनकर बिखर गया। आसमान में खुला विशाल दरवाजा भी धीरे धीरे बंद होने लगा। पूरा वर्ल्ड आखिरकार फिर से शांत हो गया। जो लोग जिंदा बचे थे वो सभी मुझे घूर रहे थे, लेकिन इस बार किसी की आंखों में लालच या गुस्सा नहीं था। सिर्फ डर और सम्मान बचा था, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि मैंने एक इमॉर्टल को हाथ से मार डाला था। मैं काफी देर तक चुप खड़ा रहा। शू छिंगरान धीरे से मेरे पास आ गई। उसने सावधानी से मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या मैं ठीक था। मैंने नीचे अपने हाथ की तरफ देखा। मेरी हथेली पर सफेद राख जैसी निशानियां बची हुई थीं। शू छिंगरान की आवाज कांप गई। उसने पूछा कि क्या मुझे गंभीर चोट लगी थी। मैंने सिर हिलाया, फिर कहा कि चोट नहीं लगी थी, बस मुसीबत पहले से बड़ी हो गई थी। मेरी बात सुनकर शू छिंगरान कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर उसने कहा कि ऐसे समय में भी मैं सिर्फ मुसीबत की चिंता कर रहा था। तभी पूरी तरह खुले हुए काले दरवाजे के अंदर हल्की रोशनी चमकी। मेरी डिवाइन सेंस तुरंत उस तरफ गई। अगले ही पल मेरा चेहरा थोड़ा बदल गया। मैंने धीरे से कहा कि अंदर अभी भी कुछ बाकी था। शू छिंगरान ने मेरी नजरों का पीछा किया। फिर उसने पूछा कि क्या हम अंदर जाने वाले थे। मैं कुछ देर चुप रहा। असल में मेरा अंदर जाने का इरादा नहीं था, लेकिन व्हाइट इमॉर्टल की आखिरी बात मेरे दिमाग में घूम रही थी, खासकर वो बात कि मेरे जैसे और भी लोग मौजूद थे। आखिर में मैंने सिर हिला दिया, फिर कहा कि हम अंदर जाकर देखेंगे और उसके बाद तुरंत लौट आएंगे। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे काले दरवाजे
के अंदर पहुंच गया। शू छिंगरान भी बिना रुके मेरे पीछे अंदर आ गई। दरवाजे के पीछे कोई कब्र जैसी जगह नहीं थी, वहां सिर्फ टूटी हुई ग्रे वर्ल्ड बची हुई थी। पूरा इलाका राख जैसे रंग से ढका हुआ था। न वहां स्पिरिचुअल एनर्जी थी, न समय चलने का एहसास। चारों तरफ सिर्फ खामोशी फैली हुई थी। उस उजड़ी हुई दुनिया के बीच एक टूटा पत्थर का महल अकेला खड़ा था। महल के सामने एक आधी टूटी पत्थर की पट्टी जमीन में धंसी हुई थी। उस पर लिंग वर्ल्ड की भाषा नहीं लिखी थी, न ही कोई पुराने जादुई निशान थे। उस पर ऐसी लिखावट थी जिसे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था। वो सीधे सादे आधुनिक अक्षर थे। मैं पत्थर की पट्टी के सामने खड़ा रह गया। पहली बार मैं सच में चौंक गया था। शू छिंगरान उन अक्षरों को समझ नहीं पा रही थी। उसने धीरे से पूछा कि उस पर क्या लिखा था। मैं कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था कि अगर कोई इंसान ये शब्द पढ़ रहा था तो मतलब लेखक पहले ही नाकाम हो चुका था। उसने लिखा था कि वो भी मेरी तरह किसी दूसरी दुनिया से आया था। वो भी समय के सहारे धीरे धीरे इस ऊपरी दुनिया तक पहुंचा था। उसने लिखा कि ऊपर की दुनिया कोई हेवन नहीं थी, वो सिर्फ एक हंटिंग ग्राउंड था। ऊपर जाना मतलब छोटे तालाब से निकलकर और बड़े तालाब में पहुंचना था। फिर उसने लिखा कि अगर मैं ये संदेश पढ़ रहा था तो मतलब वो उस जाल को तोड़ नहीं पाया था। उसने मुझे जल्दी ऊपर जाने से मना किया। उसने कहा कि जब तक मुझे भरोसा न हो जाए कि मैं एक मुक्के में आसमान तोड़ सकता हूँ तब तक ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसने लिखा कि महल के अंदर उसने मेरे लिए एक चीज छोड़ी थी। वो चीज किसी इंसान को मेरे जैसा नहीं बना सकती थी, लेकिन वो किसी एक इंसान को मेरे साथ लंबी उम्र जीने की ताकत दे सकती थी। मैं काफी देर तक चुप खड़ा रहा। शू छिंगरान मेरे पास खड़ी रही। उसने मुझे परेशान नहीं किया। भले ही वो लिखावट नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन वो मेरे चेहरे का भाव समझ रही थी। मेरी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ बहुत लंबे समय बाद मिला अजीब सा सुकून था। हम दोनों धीरे धीरे पत्थर के महल के अंदर पहुंचे। महल के बीच हवा में एक छोटा कांसे का सील तैर रहा था। उसमें कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, लेकिन उसमें मेरे जैसी ही ऑरा महसूस हो रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। उसे छूते ही मुझे उसकी पावर समझ आ गई। वो किसी इंसान को मेरे जैसा अंतहीन बढ़ने वाला नहीं बना सकती थी, लेकिन वो किसी को मेरे साथ लंबे समय तक जीने की पावर्स दे सकती थी। मैंने अनजाने में शू छिंगरान की तरफ देखा। मेरी नजर पड़ते ही उसके कान हल्के लाल हो गए। फिर उसने धीरे से पूछा कि पत्थर की पट्टी पर आखिर लिखा क्या था। मैं कुछ पल सोचता रहा, फिर मैंने कहा कि उस पर लिखा था कि फिलहाल उसे मेरे पास ही रहना चाहिए। शू छिंगरान ने बिना सोचे सिर हिला दिया। उसने तुरंत कहा कि फिर वो कहीं नहीं जाएगी। उसका जवाब इतना जल्दी आया जैसे उसने पहले से फैसला कर रखा हो। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं तो सिर्फ मुसीबत खत्म करने बाहर निकला था, लेकिन आखिर में मुझे अपने जैसा एक और इंसान का छोड़ा हुआ निशान मिल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अंधेरे में मेरे लिए एक दीपक छोड़ दिया हो। महल से बाहर निकलने से पहले मैंने आखिरी बार उस उजड़ी हुई दुनिया की तरफ देखा। फिर मैंने एक मुक्का आगे मार दिया। पूरा ग्रे वर्ल्ड, पत्थर का महल और काला दरवाजा एक साथ टूटने लगे। कुछ ही पलों में सब कुछ वर्ल्ड में गायब हो गया। मैं उस जगह को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, क्योंकि अगर वो व्हाइट इमॉर्टल एक बार बाहर आ सकता था तो दूसरी बार भी आ सकता था। ऐसी चीजें जो मेरी शांत जिंदगी खराब कर सकती थीं, उनका हमेशा दबा रहना ही बेहतर था। छांगदी समुद्र वापस लौटने के बाद चारों तरफ पूरी खामोशी थी। मैंने चारों दिशाओं में खड़े लोगों की तरफ देखा, फिर शांत आवाज में कहा कि अगर आगे किसी ने मेरे घर का रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो मैं खुद उसके सेक्ट के दरवाजे पर जाकर बैठ जाऊंगा। मेरी बात सुनकर किसी की जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वहां मौजूद हर इंसान समझ गया था कि ये चेतावनी किसी कसम से भी ज्यादा भारी थी। उस दिन के बाद डेस्टिनी हॉल ने सारे इनाम वापस ले लिए। ग्रेट हीरो लैंड ने अपने दरवाजे 100 सालों के लिए बंद कर दिए। वुलियांग स्वॉर्ड सेक्ट ने मेरे नाम को ही मना किया हुआ शब्द बना दिया। वानायाओ माउंटेन ने तो रातों रात अपना मुख्य ठिकाना हजारों मील दूर खिसका लिया, लेकिन मैंने इन बातों पर ध्यान तक नहीं दिया। मैं सिर्फ शू छिंगरान को लेकर वापस फेंगचियाओ कस्बे लौट आया। आंगन अब भी वैसा ही था। चाय का बर्तन भी वहीं रखा था। मेज के नीचे पुराना टूटा कांसे का बर्तन भी पड़ा हुआ था। मैं नीचे झुका और उसे बाहर खींच कर देखा, फिर दोबारा वापस नीचे रख दिया। मैंने कहा कि अभी भी मेज संभालने के काम आ रहा था। मेरी बात सुनकर शू छिंगरान खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। उस रात मैं आंगन में बैठकर चाय बना रहा था। मैंने वो कांसे की सील पत्थर की मेज पर रखकर धीरे से शू छिंगरान की तरफ सरका दी। फिर मैंने कहा कि प्राचीन कब्र के अंदर एक और चीज मिली थी। मैंने बताया कि वो किसी इंसान को बहुत लंबे समय तक जिंदा रख सकती थी, लेकिन उसके बदले शायद उसे पूरी जिंदगी मेरा चेहरा देखना पड़ता। मैंने कहा कि ये सौदा थोड़ा परेशानी वाला लग रहा था। शू छिंगरान उस कांसे की सील को चुपचाप देखती रही। 100 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका था। 10 साल की छोटी लड़की से लेकर आज तक वो हमेशा इंतजार करती रही थी, और आज पहली बार मैंने उसके सामने आगे की बात की थी। लेकिन उसने तुरंत कांसे की सील नहीं उठाई। उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर बहुत गंभीर आवाज में पूछा कि क्या इसका मतलब सच में उसे अपने पास रखना था। मैं हाथ में चाय का कप पकड़े काफी देर तक चुप बैठा रहा। शू छिंगरान अचानक हल्का मुस्कुरा दी। फिर उसने धीरे से कांसे की सील उठाकर अपनी हथेली में पकड़ ली। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में चमकती रोशनी टूटते तारों
जैसी लग रही थी। उस रात फेंगचियाओ कस्बे में कुछ भी अजीब नहीं हुआ। कई साल बाद भी लिंग वर्ल्ड के लोग उस रात को याद करते रहे। लोग छांगदी समुद्र वाली लड़ाई की कहानियां सुनाते रहे। वो उस इंसान की बात करते रहे जिसने नंगे हाथों से एक इमॉर्टल को मार डाला था। कुछ लोग कहते थे कि मैं पहले ही ऊपरी दुनिया में जा चुका था। कुछ लोगों का मानना था कि मैं किसी पवित्र जगह में छिपकर रह रहा था। कई लोग तो मुझे किसी पुराने इमॉर्टल का रीइंकार्नेटेड इंसान मानने लगे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जिस इंसान के नाम से पूरा लिंग वर्ल्ड कांपता था, वो इस समय फेंगचियाओ कस्बे की रसोई में बैठा बर्तन पर प्रयोग कर रहा था। आंगन में शू छिंगरान दवाइयां सुखा रही थी। पास में बच्चे खेलते हुए दौड़ रहे थे। कस्बे के पत्थर वाले स्तंभ पर लिखे शब्द समय के साथ धुंधले पड़ चुके थे। मैं दरवाजे पर खड़ा पूरा नजारा देख रहा था। ऊपर मौजूद उस रहस्यमयी जाल को मैं कभी न कभी जरूर तोड़ूंगा, लेकिन वो आज नहीं होने वाला था। आज मैं सिर्फ फेंगचियाओ कस्बे का हेड था। मुझे लोगों की रखवाली करनी थी, पड़ोसियों की छोटी छोटी परेशानियां संभालनी थी, और ये भी देखना था कि किसके घर की मुर्गी फिर किसी दूसरे के आंगन में घुस गई थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो हाइप कर देना।